I think education should be done at a war footing. It's no less important than defense today, education, because जिस तरह से defense हमारी रक्षा बहुत important है. It does your protection so no foreign interference can come. Education will ensure that we remain intact as a society and we remain rich because we have to become rich. India should become richer and richer and we also become a global knowledge master. एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था ना कि मुगल्स भी इंडियंस ही बन गए थे आफ्टर अ पॉइंट. So you're telling me that अगर अंग्रेज इंडिया में रह जाते तो क्या हम उनको भी बोल देते कि हाँ ये भी इंडियंस बन गए. अब इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ डू यू ब्रिंग इन मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर दीज पीपल जबकि AI एंड एवरीथिंग विल कम एंड दे विल टेक योर जॉब्स. इंडिया का ना सिर्फ 83% यूथ अनएम्प्लॉयड आपने पढ़ा है बट 90% यूथ इज ऑल्सो अनएम्प्लॉयबल. यानी कि 25 लाख लोग यानी कि दिल्ली के अंदर में हर 5वां व्यक्ति विल फेस अ लाइवलीहुड क्राइसिस बाय ऑटोमेशन एंड यू कैन से कि नहीं होने देंगे बट होगा. दिस माइट बी अ लिटिल पर्सनल क्वेश्चन. व्हाई आर यू नॉट माय PM? नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. जब भी एक देश राइज पे होता है उस देश में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है. इनमें से कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो और कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हो. इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में होती है नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़, इसमें होते हैं बॉर्डर इशूज़, इसमें होते हैं जियोपॉलिटिकल इशूज़. वेराज इंटरनल प्रॉब्लम्स में होते हैं बहुत सारे इशूज़. उसमें आ सकता है सोसाइटल इशूज़, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कई सारे ऐसे और चीज़ें. भारत आज राइज पे है एंड भारत के अंदर और भारत के बाहर कई सारे ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्नॉलेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली है क्या. तो बस भारत के कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आज का हमने ये पॉडकास्ट किया है. द गेस्ट ऑन टुडेज पॉडकास्ट इज मिस्टर सृजन पाल सिंह. सृजन सर के साथ में हमने 2-3 घंटों तक बात की. मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं चला कि ये पॉडकास्ट कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं जो रिसर्च करके गया था इस पॉडकास्ट के लिए हमने उसमें से कोई भी बात नहीं की. सृजन सर के साथ में दिस इज़ अ वेरी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन जिसमें हम कई सारे इशूज़ पे बात करते हैं. भारत के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, हम अब्दुल कलाम सर के बारे में भी बात करते हैं. सृजन सर इज़ द फाउंडर ऑफ होमी लैब and also the founder of Kalam Center. सृजन पाल सिंह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फॉर्मर एडवाइज़र भी है. इनफैक्ट सृजन पाल सिंह सर को अब्दुल कलाम सर के साथ में इतना ज़्यादा लगाव हो गया, उनसे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली उन्हें कि उन्होंने कलाम को अपने नाम के एंड में ऐड कर दिया और बन गए सृजन पाल सिंह कलाम. आई होप सो ये कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद, देखने के बाद आपको भारत के बारे में कुछ नया पता चलेगा, आपको भारत में हो रहे प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ पता चलेगा. एंड आउट ऑफ द टोटल पीपल हु वॉच दिस पॉडकास्ट अगर 10 लोग भी एक्शंस ले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो शायद हमारा देश एक नए मुकाम पे पहुंच जाएगा. So without any further ado, let's start the podcast in 3, 2, 1. And I remember 2012 का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. It's such a beautiful thing he did, right? मैं रात में I was very angry at him. I said सर आपको, मैं तो कहता आप इलेक्शन लड़ो. उस समय करप्शन भी बहुत हो गया था, अन्ना मूवमेंट चल रहा था. I said सर आप जो है ना इसको छोड़ दो, आप लड़ जाओ, हार भी जाओगे तो वी विल क्रिएट अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन. सो ही सेड नहीं, इफी नॉट श्योर. सो द अदर्स हु वर सेइंग कि सर आप हार जाओगे, लोग आपको हारा हुआ प्रेसिडेंट मानेंगे, व्हाटएवर. सो ऑफ कोर्स आई सेड ऑन वन नाइट 1 बज रहा था, आई सेड मैं जा रहा हूँ, ये 2 लेटर है, ये 5 पन्ने का लेटर है कि आप क्यों कंटेस्ट करेंगे और ये 1 पन्ने का लेटर है कि आप नहीं कंटेस्ट करेंगे. सुबह प्रेस को दे देना. बाहर खड़ी हुई है, इधर भी और उधर भी, आगे पीछे गेट दोनों पे खड़ी है और सब मेरे को फ़ोन कर रहे हैं. फिर मैं जा रहा हूँ. सो आई वेंट आउट. सुबह इन्होंने दे दिया, आई विल नॉट कंटेस्ट. देन ही सेड, आई केम, आई वेरी एंग्री. बट अब वो एक एंगर का फेज था ना कि आप तो गिव अप ही मार देते हो, तो आप एंगर होते हो बट दिखाते क्या करोगे, छोड़ो यार यूजलेस आदमी हो आप, है ना, ऐसा इस स्पेस पे आ जाते हो. सो then I sat down, I said okay. Then he came to my room and he said सभी बाहर जाओ, सब, एक PA था उसको कहा बाहर जाओ. And he said वो कुड्डी लगा दो आप. मैं कहा हाँ ठीक है लगा देते हैं, ऐसे क्या है, क्या करोगे. ठीक है, वैसे भी कौन सा आप प्रेसिडेंट बनने वाले हो. ठीक है. So he said ना, you I am giving you 5 minutes and you can yell at me. 5 minutes you yell at me because you made so much of effort and I made you do it. And now I have given up. I'm deciding not to do it. So I'm giving you 5 minutes, you can shout at me.
So, and nobody's here. Shout. 5 minutes. Okay, but 5 minutes. Okay. So I got नहीं अब क्या disarm कर दिया. So I obviously didn't shout. So then, and so the 5 minutes, we had a very powerful discussion in those 5 minutes. He said that, he said, I'm equally disappointed. Like, I'm sure he's also disappointed. Who doesn't want to be a president, even if it's for the second time? He says, let's not focus. Ho gaya. Done it. Now it's over. There's nothing which can be gained by talking about it. कुछ नहीं हो सकता है ना, छप गया चारों न्यूज़ में चल रहा है, Arnab is saying, everybody is saying, now it's all over. It's finished. So now I want to discuss with you for the next few minutes on what new we can do. ये तो नहीं कर रहे, कुछ नया करते हैं. So say you don't, even if you lose the presidential election or you choose not to contest it, which is still sort of same as losing, you don't ponder over it. You don't regret. ये बहुत रिग्रेट पर टाइम कर रहे हैं. हाँ, अगर कुछ लेसन है तो सीख लो, राइट, बट रिग्रेट करने का टाइम नहीं होता. पश्चाताप करना उतना ही करना जिससे तप हो, जिससे कुछ सीख सको. बट अवसाद बन जाए अगर पश्चाताप, तो वो गलत है. अवसाद मीन्स डिप्रेशन. डिप्रेशन नहीं बन जाना चाहिए रिग्रेट को. रिग्रेट को लर्निंग बनना चाहिए. जहाँ लर्निंग खत्म होती है वहाँ रिग्रेट चालू हो जाता है. सॉरी, वहाँ डिप्रेशन चालू हो जाता है. तो डोंट गेट डिप्रेस्ड. He said, let's do something new. And then we designed a new movement. It is called What Can I Give movement. We set up the Kalam Center. We did a lot of good things after that, which still continue today. Right. Maybe if he became the president, we would have not done it. And after the second presidency, all these things would not have come up at all. Yeah. So it's a failure. Hona hai na hona is this sort of destined, or maybe other people also control it. How you let it affect you is your choice. Young people today do not understand this point. Right. They let failure affect them in a way. Failure is not capable. Failure is like a knife. It is lying there. You can cut something with it and make nice food, or you can put it inside your body and kill yourself. Okay. So it depends on how you handle a failure. Failure has different ways of being handled. Correct. They don't know how to handle this. वो हमने सिखाया ही नहीं. देखिए, हमने सिर्फ बच्चों को स्कूल में दिखाया कि जीतो और हारने वाले की तो कोई वही नहीं है. तो there's no औकात. तो क्या? So we have come to that, which worries me, because eventually life में तो failure तो होगा ही ना. नहीं तो वो काम करो जो जिसमें कभी फेल ही नहीं होगे. ऐसे काम करो. ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता. बहुत से काम है. बिल्कुल अपनी कैपेबिलिटी के लो लेवल पे काम करो ना. If you can run 100 meters in 20 seconds, then why don't you run every 100 meter relay जिसमें 30 seconds is a victory? You can always win. Be happy about it. But then you're not challenging yourself. You'll never go to the 10-second 100 meters. You'll never become Usain Bolt. ना Usain Bolt भी कहता है, यार मैं ऐसा करता हूँ ना, 11 सेकंड में तो खत्म कर ही लेता हूँ. वो तो मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही दौड़ जाऊँ तो पहुँच जाऊँगा. But it pushes. Life happens outside your comfort zone. Yeah, excellence happens when you push yourself into a very uncomfortable zone. Right. True. And we are very, very scared of being uncomfortable in life. True. बहुत हर चीज़ में मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैं ऑटो से नहीं जाऊंगा, ऑटो में गर्मी लगती है, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है ना. सो फिजिकल अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम, मेंटल अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम, इमोशनल अनकंफर्टेबल, पूछो ही नहीं. मतलब पेशेंस ही नहीं है दूसरे का लेकर के. सो वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर वी कैन नॉट हैंडल एनी अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट. छोटा सा भी डिस्कम्फर्ट हमें लगता है कि हमारा फेलियर है, ये हम में कमी रह गई, ये हमारा लाइफ का फेलियर है, क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल नहीं बन पाए. और कंफर्ट को कमर्शियल वर्ल्ड ने जोड़ दिया भौतिकता से. हैविंग फिजिकल गुड्स इज कंफर्टेबल. अभी क्या है कि मैं गाड़ी लेता हूँ, उसमें स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, या पता नहीं क्या क्या तो करता है आजकल, ठीक है. और फिर कहोगे नहीं, सीट में हवा भी चाहिए मेरे को, फिर मेरे को वो भी चाहिए जिसमें दरवाज़ा ऐसे खुलता है, वो किसी के पास है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है. हर छोटी छोटी चीज़ पे बड़ा बड़ा दाम लगा करके हम कंफर्ट के नाम पे बेच रहे हैं. तो वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड. कंफर्ट कहाँ है, मतलब बट कंफर्ट तो अंदर था, बाहर थोड़ी ना था कंफर्ट, है ना. राइट. सो दैट्स वी आर कंफर्ट इज व्हाट यू फील कंफर्टेबल. ट्रू. और मुझे लगता है कि जो ये अब जैसे डॉक्टर कलाम थे ना, तो साइकिल से आप लेके रॉकेट जाते थे, बड़ा अनकंफर्टेबल होता होगा यार. धूप, है ना, कहाँ मतलब साउथ इंडिया की धूप और उड़ीसा ये वो, आप जो है, और एसी गाड़ी तो होती नहीं थी उस समय,
लेकिन आप क्यों करते थे? बिकॉज आप फिजिकल कंफर्ट नहीं ढूंढ रहे थे, आपका विजन बड़ा था, उसमें आप सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। तो बट ऐसा क्या हो जाता है कि हम इतने कंफर्ट सीकर्स बन गए हैं कि कोई तकलीफ ना हो जाए हमें। दैट्स व्हाट्स हैपेंड। But then technology brings comfort, right? It does, but if you are in a professional world, it may also bring a lot of discomfort. आज तुम्हें आता था वो चीज़, कल को बंद हो गई, है ना? वो चीज़ ही खत्म हो गई, ऑटोमेट हो गई। कॉपी राइटर्स फॉर इंस्टेंस, पहले कॉपी राइटर्स बहुत थे, बहुत जॉब्स थे। टेक्नोलॉजी आई, ChatGPT-4 एंड काफ़ी कॉपी राइटर्स का जॉब चला गया, सबका नहीं चला गया, द बेस्ट आर स्टिल देयर। बट जो थोड़े लोअर एंड पे थे उनका तो जॉब ChatGPT, हॉलीवुड में देखो क्या हुआ, स्ट्राइक हुई बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी। बट क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया उसका, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल कम, टेक्नोलॉजीज विल कम, which will, and for if you are a person who relies on that job which is replaced by technology, it will be very uncomfortable for you, and you have to go back and learn new tricks. And so there are two options: either you can get depressed and say कि भाई मैं तो सीखूंगा नहीं कुछ, और मैं तो कुछ, और आपके दुखी और सुखी रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, Right. है ना? चीज़ तो बदलेगी, आप रो या हंसो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पर रोएंगे और कहेंगे कि मेरी जॉब जा रही है, खतरे में हूँ, मैं कितना सीखूँ, रोज़ सुबह उठ के कुछ नया आ जाता है, पर पागल हो चुका हूँ मैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं इसको नया रोज़ सीखता हूँ, आई एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो यू नो द ग्रेटेस्ट स्किल इन अ यंग पर्सन टुडे, young at heart, not just age, anyone, which means, so if you're young at, if you're 50 years old and young at heart, you're still young. The greatest skill for a young person today is to fall in love with the idea of learning new things. If you can do just this one quality, then it will not seem very heavy to you. It will not seem uncomfortable to you. You will love what you do, Right. which is learning new things. And that's the only skill which you require to survive in this rapidly changing technological world. You know? But it is equally important, right, to unlearn stuff. It's a part of it. And that's humility. So you must enjoy the process of enjoying new things. The process of enjoying learning new things accompanies with the humility to unlearn what you already know and acknowledge कि ये बेकार हो गया, Correct. ये खराब हो गया, अब इसके कोई यूज नहीं है, ठीक है, एक समय तक काम आया, अब इसको अलग कर दो। बट वी डोंट डू दैट बिकॉज वो वही है ना, अनकंफर्टेबल। वी डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल। वी थिंक दैट इतना टाइम लगाया, हमने सीखा इसको, अब ये एकदम से बेकार हो जाएगा, तो आई डोंट फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। बट वेदर यू डू इट और नॉट, जस्ट कल्टिवेट दिस हैबिट। आपको जैसा भी लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट आपको ये हैबिट तो कल्टिवेट करनी पड़ेगी कि हमें नई चीज़ सीखनी है, और नई चीज़ सीखने में मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, और एंड आई विल डिवोट 2 hours ऑफ माई लाइफ एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स विच कुड इंक्लूड रीडिंग, वॉचिंग न्यू स्टफ, क्या हो रहा है दुनिया में, इन्वेस्टिंग, हाउ मच मनी आर वी विलिंग टू स्पेंड ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। हम हमेशा क्यों फ्री के कोर्सेज ढूंढते रहते हैं, है ना? लेकिन आप फ्री की सिनेमा तो नहीं ढूंढते, आप तो नहीं देखते कौन से थिएटर में फ्री में मूवी चल रही है, क्योंकि कोई है ही नहीं, है ना? जो हो रही होगी वो देखने लायक नहीं होगी। इसी प्रकार से व्हाई डोंट वी स्पेंड दैट लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, एंड इट्स अ फ्यू डॉलर्स, स्पेंड इट टू लर्न न्यू थिंग्स, बाय दोज कोर्सेज, दे आर गुड, दे आर वर्थ इट, दे कुड बी एनीवेयर, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। Correct. सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना तो फोकस आपको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना, लोग वो समझते नहीं कि दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ रियल इन्वेस्टमेंट। Absolutely, this is the most important investment. स्पेशली इन योर 20s, लाइक मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूँ, दे टेल मी कि इस पे इन्वेस्ट करने की जगह आई विल जस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग, व्हिच इज फाइन, बट देन सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ विल ब्रिंग यू मोर मनी इवेंचुअली। Yeah, ROI तो है ही, and ROI, it's not just about money, it's also about time. करेक्ट। How much time are you willing to invest in it? Are you willing to spend 2 hours a day to learn new things which are happening in the world? राइट। money तो आप ले आओगे, $1-2 कहीं से ले आओगे, $5, बट समय नहीं दे रहे आप, अटेंशन नहीं दे रहे, आपकी प्रायोरिटी नहीं है वो। Correct. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर young people can value knowledge, new knowledge, and have the humility to say कि नहीं आता मेरे को सीखना है, और ये ओल्ड एज को भी अप्लाई होता है, उनको भी ये करना चाहिए। यू विल बिल्ड अ सोसाइटी विच इज मच हैप्पियर एंड Right. कैन लिव हार्मोनियसली विद द चेंजिंग वर्ल्ड, एंड इंडिया हैज टू डू इट बिकॉज वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन। करेक्ट। तो अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें वाकई कुछ मायने रखवाना है, तो हमें इस डेमोग्राफिक में नई चीज़ों को सीखने की जो इच्छा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड दैट हैज टू गो इनटू आवर एजुकेशन व्हिच इज नॉट हैपनिंग, करेक्ट। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट एजाइल, राइट। है ना? आप जब डॉक्टर कलाम और मैंने एक बुक लिखी थी एडवांटेज इंडिया, 2015 में उनकी आखिरी पुस्तक थी, उसमें हमने एनालिसिस किया था एक काफ़ी सर्वे के बाद
कि नॉलेज की लाइफ कितनी होती है. अगर कुछ नया सीखते हो आप तो उसकी लाइफ स्पैन कितना होता है. सो वी फाउंड दिस आउट दैट एवरी न्यू थिंग विच यू लर्न, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल स्पेस, यू नो, every new thing you learn, in 13 months, half of it becomes useless. It Okay. becomes obsolete. And that was 2015. Right. Today, when I recalculate this, it comes out to about 6 to 7 months. यानी कि हर आधे साल में आपकी आधी नॉलेज obsolete हो चुकी होती है. Okay. आपको ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं आप. नाउ यू कैन डू 2 थिंग्स. यू कैन से अरे यार सीखने का फायदा ही क्या है, आधा तो बेकार हो जाएगा आधे साल में. या उसको आप दूसरे तरीके से लो, यार सीखते रहना चाहिए. हर 6 महीने में आधा नया सीखने को मिल जाएगा. Correct. यू नो वट एवर आई नो उसका 50%. जैसे बचपन में हम कॉमिक्स का वेट करते थे ना कि अपडेट आएगा, अभी नया वाली कॉमिक्स आएगी, फिर नया से पढ़ेंगे इसको. वो कहाँ की इच्छा शक्ति. हम नहीं कहते थे यार वो चाचा चौधरी यार अभी इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा, अभी अगले महीने तो नया आ जाएगा, कुछ नया हो जाएगा. नहीं होता था ना. आप इसको सीखते थे, फिर वेट करते थे वो कब आएगी नई कॉमिक्स, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर कुछ नया जानेंगे, फिर कुछ नया जानेंगे. वो बचपन का जो एटीट्यूड होता था हमारा, समहाउ through this rigorous process of education, we lose that charm, that curiosity. Right. And we also lose that humility कि जो सीखा है वो बेकार हो जाएगा, कोई बात नहीं. बट सर क्यूरियोसिटी मतलब वो इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आई पर्सनली सी कि कुछ चीज़ों को लेके आई एम वेरी क्यूरियस, कुछ चीज़ों को लेके आई एम नॉट एट ऑल क्यूरियस, बट देन देयर आर पीपल हु आर नॉट एट ऑल क्यूरियस अबाउट एनीथिंग. Because they have not discovered what they are curious about. बट हाउ टू डिस्कवर दैट? Try. But if you become intellectual arrogance अगर इतना आ जाएगा, या जरूरी नहीं कि वो arrogant हो, ये भी होता है कि कभी कभी एक inertia आ जाता है कि मुझे कुछ नया नहीं करने का मन कर रहा है. मतलब माइंड कहता है मत करो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते. वो पुश डालना कुछ मोमेंट के लिए जरूरी है. इफ यू आर एबल टू पुश योर सेल्फ टू ट्राई दीज न्यू थिंग्स, यू विल फाइंड योर ओन पर्ल. एंड यू राइट. अगर मैं ये बता दूं कि आप ये पढ़ना शुरू कर दो, तो शायद आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा. सेम इफ यू डू उल्टा विद मी. इसलिए वी हैव टू टॉक टू आवरसेल्व्स एंड टॉक आवरसेल्व्स कि ये पढ़ के देखते हैं, शायद ये फील्ड अच्छी लगे, या ये फील्ड अच्छी लगे, या ये फील्ड अच्छी लगे. हम वो नहीं करते. हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेजी अप्रोच लेते हैं. तुम बता दो यार मेरे को क्या करना चाहिए, है ना. तो मैं वो बताऊंगा विद ऑल जेन्युइन इंटरेस्ट. आई हैव फुल इंटरेस्ट. आई एम वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ, यू नो, आई मे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, बट आई विल टेल यू व्हाट आई लाइक. I can't tell you what you like. You know, if you say what is your favorite food, I'll say यार रसगुल्ला खाते हैं. Right. अब हो सकता है आपको ना अच्छा लगता हो, बट मुझे अच्छा लगता है ना, तो मुझे लगेगा इसको भी अच्छा लगेगा. So we are looking for answers from others. Correct. When the answer has to come from within. सो इसमें प्रॉब्लम स्कूल्स का नहीं है, मतलब बिकॉज आई रिमेंबर दिस, आई वॉज नेवर गुड एट मैथ. तो मुझे एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाने होते थे. उसके लिए मैं क्या करता था कि मुझे भले ही आंसर ना पता हो, मैं स्टेप्स लर्न करके रहता था. अब वो स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते थे मुझे. वो रट्टा ज्ञान आपने सिखा दिया तो लोग कुछ और, मतलब क्यूरियस ही नहीं है कुछ जानने के लिए. That is true. I think schools की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको मैथ की चलो बात करते हैं, है ना. मे बी कुछ बच्चे भी सुन रहे होंगे यहाँ पे. I found math extremely exciting till class 10th. बिकॉज वो एप्लीकेशन होते थे. उसमें लगता था कुछ विजुअलाइज कर सकते थे कि बुलेट चल रही है, बकेट भर रही है, कुछ हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड से. द मोमेंट आई लैंड इन 11th, सडनली देयर आर थिंग्स व्हिच हैव नो मीनिंग. मतलब डिफरेंशिएशन मेरे को बताया नहीं किसी ने, इसका फायदा क्या है, ये कॉस साइन ये क्या होता है, सडनली रटना पड़ रहा है. टैन ये होता है, इसके ऊपर इसको से डिवाइड कर दो, क्यों कर रहे हो पता नहीं. वो एक हल्के से ट्रायंगल में समझा रहे हो, बट वो भी मेरे को समझ में आ रहा है इसका फायदा क्या है. मतलब सो आई लॉस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फायदा है यार, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी है, आप उससे भी मेरे को परेशान कर रहे हो. सो सडनली यू कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स व्हिच मेक नो सेंस इन रियल वर्ल्ड. एंड माई मैथ वेंट फ्रॉम 100 out of 100 तो वही उसी हालत में मैं आ गया कि यार 50 नंबर भी आ जाए तो बड़ी बात है. मतलब पास तो हो जा रहे थे, लेकिन नंबर नहीं अच्छे आ रहे थे. एंड इट टुक मी, देन आई डिड माई बीटेक, आई डिड मेक सेंस. बेसर पैर लगा मुझे ये सारी चीज़ें. आई डिड माई MBA, तभी भी बेसर पैर लगा मुझे. टिल द पॉइंट आई एक्चुअली वर्कड इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. And I worked with via ISRO and with Dr. Kalam and all. Then I realized कि differentiation की value है. Integration कहाँ use होता है space science पे. Differentiation और multiple degrees of differentiation, you know, second order, third order, इनका मतलब क्या होता है, real world में क्या होता है. That's when I understood complex numbers का फायदा universe में क्या होता है. When you look at backward time travel, how does complex number play a role in it? That's when you realize all these things. Right. But it took me
ऑलमोस्ट अ डेकेड बिटवीन दैट टू हियर, 10 साल लग गए, समझ में नहीं आया ये क्यों कर रहे थे अभी, और शायद मैं ये नहीं करता तो मुझे और भी नहीं समझ में आता. तो द प्रॉब्लम इज दिस, वी हैव क्रिएटेड एन एजुकेशन सिस्टम विच बिलीव्स इन रोट लर्निंग, विच बिलीव्स इन मेकिंग कॉपीज ऑफ द टीचर. तो जैसा टीचर बोल रहा है वैसा आप बोलोगे, आपको 100 नंबर मिलेंगे. Correct. कुछ अलग बोलोगे तो आप फेल हो जाओगे. तो सबका क्या है, जो फेल हो जाता है वो वैसे ही वीड आउट हो जाएगा सिस्टम से, वो तो फेलियर है. तो आपके अंदर इनोवेशन और बताए हुए रास्ते से अलग जाने की जो करेज और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका दम घुटने का काम एजुकेशन करता है स्कूल्स में. True. कॉपीज बना लो बस, एक प्रश्न है उसका एक ही जवाब है, जो जवाब लिखा वो सही है, जो नहीं है वो गलत है. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. Right. रियल लाइफ challenges are more complicated. There are no questions and answers in real life. There are problems and solutions. Difference होता है. एक solution और एक आंसर में अंतर होता है. Solution is multi-pronged. It has boundaries. It has optimization. It has so many nuances in real life. वो हम करते ही नहीं थे. करेक्ट. तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमने एक बड़ा एंग्लिसाइज सिस्टम कॉपी पेस्ट कर लिया. सो मुझे याद है कि क्लास 6-7 में ही, अगेन मैथ की बात करते हैं, एक शब्द आता था सिस्टर्न, CISTERN, उसको भरने की बात करते थे. अब वो कुछ बाथटब जैसा कुछ होता है. यार मेरे घर में सिस्टर ही नहीं था, है ना. मेरे घर में तो पता भाई वॉश बेसिन थी, वो भी स्टील वाली, है ना. तो आप उसको उससे समझा देते, वॉश बेसिन बोल देते यार, तो समझ में आता मेरे को. आप गाय का पीने वाला होंदी बोल देते, जिसमें वो गाय पानी पीती है, आप वो बोल देते. दैट वुड हैव मेड बेटर सेंस टू मी. ट्रू. So why do we copy these Western concepts in a Western language and then put it to me, which and I can't relate to it in my imagination? Now there were children who would never go and say कि sister होता क्या है. मैं तो फिर डिक्शनरी खोल के देखा ये चीज़ क्या होती है, तब समझ में आया अच्छा ये होता है. Then you can visualize it. So we have copied a very Western way of teaching stuff. सर दिस इज समथिंग विच आई डिस्कवर्ड फ्यू डेज बैक. तो अभी मैं ना क्या कर रहा था कि पॉडकास्ट के लिए आई वॉन्ट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज सो दैट आई कैन हैव दीज कॉन्वर्जेशंस विद वेरियस पीपल. एंड आई स्टार्टेड दिस रैंडमली UPSC का एक वो कोर्स होता है इंडियन पॉलिटी समझने के लिए. तो ब्रिटिश एरा से अभी तक की जो हमारी पॉलिटी है उसमें किस तरह से मतलब चेंजेस आए, हमारा फंक्शन जिस तरह से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम करता है, जुडिशरी जिस तरह से काम करता है, वो क्यों करता है. आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. आई डिस्कवर्ड दिस कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन के पास में इंडिया का सब कुछ आ रहा था, वो ट्रांजिशन के बीच में बहुत सारे चार्टर्स एंड एक्ट्स है, उसी के बीच में मकौले जी करके थे. हाँ, सो he brought in that education wala act and he completely changed our education system. And we copy pasted that same system and वो अब तक चल रहा है and हमने कभी change करने की कोशिश ही नहीं की. And when I see and look at my cousins who are studying abroad and everywhere, they tell me कि उनकी क्लास में like 10 से 15 बच्चे होते हैं and the teacher has respect for the students and यहाँ पे वैसा नहीं है. It is bizarre for an Indian student to know कि आप टीचर को सर या मैम करके नहीं बुलाते, आप नाम से बुलाते हो वहाँ पे. तो shouldn't this system change? Two things to it. Macaullism. So let's look at two things. Macaullism, one thing, and then this modern era as a separate question, because I have a different opinion उस पर भी. Macaulay is somewhere early 19th century, 1800s की बात है. And Lord Macaulay is sent to India to study the Indian society and then recommend कि education में क्या करना चाहिए. किसी सोसाइटी को अगर गुलाम बनाना है, उसकी शिक्षा को अपना गुलाम बना लो. उसको ये पढ़ाओ कि तुम बिल्कुल नालायक और निकम्मे थे. तुम्हारे परदादा जो थे, जो तुम्हारे अपने पुराण और वेद हैं हमारे केस में, वो सब कचरा थे. और जो हम बता रहे हैं वही सत्य है और वही सही है और इसी में प्रोग्रेस है. तुम सब तो जंगली थे. दिस इज अ वेरी यूरोपियन वे ऑफ कॉलोनाइजिंग. उन्होंने अफ्रीका के साथ भी यही किया. वो जहाँ भी जाते थे वो यही करते थे. तो मैकॉले केम टू इंडिया एंड ही ऑब्जर्व कि यार इनके पास तो बड़ी नॉलेज है. वेद हैं, पुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, सर्जरी है. अब क्या करें, इन लोगों को कैसे बताएं कि तुम लोग बेवकूफ़ हो. तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम जो प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम है भारत में उसको हम चेंज करते हैं. सबसे पहले तो एंग्लिसाइजेशन करते हैं. पहले तो ये दिखाते हैं कि अंग्रेजी भाषा सबकी स्वामी है और जिसको अंग्रेजी आती है वही मतलब प्रचंड है, उसी को सब कुछ ज्ञान हो सकता है और बाकी को कुछ नहीं हो सकता. सो पहला तो ये किया गया. दूसरा ये किया गया, Macaulay came with a thought and he stated, to quote him, he said that the entire Vedic knowledge of India is less worthy than a single shelf
इन अ विलेज लाइब्रेरी इन इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड के किसी गांव में मौजूद एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ में जो नॉलेज है वो भारत के सारे वेद पुराण से बेहतर और ज़्यादा सटीक है। अब क्या मैकॉले को पता नहीं था कि फिबोनाची नंबर से लेकर के बाइनरी नंबर तक भारत की खोज है? True. आज भी शायद भारतीयों को नहीं पता कि बाइनरी नंबर में तो बुलियन और चार्ल्स बैबेज और लिबनिट्स और इन सब की नाम करते हैं, बट उनके हजार नहीं करीब 2500 साल पहले लिबनिट्स के पिंगाल नाम के एक भारतीय ऋषि ने सबसे पहले बाइनरी नंबर की लघु और गुरु लघु गुरु 10 करके ही स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक, राइट, जो हम आज कर पा रहे हैं, करेक्ट, है ना? आज YouTube कॉपीराइट ऐसे थ्रो करता है आपको। सो पाइथागोरस थ्योरम का भी सेम, It's all Indian. Atomic theory is Indian. Atomic theory is Indian. राइट, Everything. शल्य चिकित्सा is Indian. Medicine is Indian. General physicians are Indians. आयुर्वेदा, है ना? आप पेड़ से कैसे इलाज कर सकते हो किसी व्यक्ति का? This entire concept is Indian. हम तो सोचते जीरो और हमने जीरो सीख लिया, सब बोलते हैं जीरो इंडियन है, सब कुछ इंडियन है, वन भी इंडियन है। Everything is Indian because it was a society which made, but Macaulay knew it. And Macaulay said कि यार इन लोगों को ना ये कैसे बिलीव कराएं, तो एंग्लिसाइजेशन किया गया ताकि हम संस्कृत ना सीखें, ताकि हम उसको तिरस्कार करें अपनी भाषा का, और हम यही कहें कि अंग्रेजी जो बोलता है अच्छी वो बढ़िया है। आज भी ये एटीट्यूड, आज भी लोग ऐसे हैं, है ना? बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश अच्छी बोलता है, अरे हिंदी बोलता है अच्छी तो क्या बुराई है भाई, है ना? यू कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, व्हाट इज सो रॉन्ग इन इट? तो दोनों चीजें हम कर सकते हैं। और तो मैकॉलिज्म ने एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी और उसको अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के सिस्टम में पढ़े हुए लोगों ने उसको तभी भी शीर्ष समझा, और आज़ाद भारत में भी एजुकेशन वाज लार्जली इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट एजुकेटेड, वही लोग अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं है, आप देखिए नवोदय स्कूल के बच्चे कितने आगे निकल गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है, हमारे मस्तिष्क में घुसा हुआ है। सो पहली बात तो ये। अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल का जवाब ये था, आपने ये कहा कि विदेश के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सर नहीं कहते, ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, तो वो गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू कॉपी देम, ट्रू, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, तो वो हम करेंगे, क्योंकि हम अपने आदर्श के हिसाब से चलेंगे ना, हम उनके स्टैंडर्ड थोड़ा ना चलेंगे, और उनके स्टैंडर्ड से चलेंगे तो देख लो क्या हो रहा है, मतलब देयर सोसाइटीज आर स्प्लिटिंग अपार्ट। अमेरिका, द बिगेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतनी मिलिट्री है कि शायद सारे दुनिया को एक साथ दे कैन फाइट अ वॉर, लेकिन वो अपने अंदर ही इम्प्लोड होते जा रहे हैं क्योंकि वैल्यूज नहीं है। लंदन की हालत देख लीजिए इस समय क्या हो चुकी है। लंदन की हालत में इतनी बुरी हालत है, फ्रेंड्स इन लंदन, एंड दे से कि ये क्या हाल हो गया है यहाँ पे, तो आप बाहर निकलते हैं तो सामान लेके निकलेंगे, कोई चोरी कर लेगा, बैग आप लेके नहीं चल सकते। इट्स सो बैड लंदन दीज डेज, क्योंकि वैल्यू सिस्टम में इरोजन हो चुका है। जब तक वो लूट का माल था तब तक तो चल रहा था, $40 ट्रिलियन यहाँ से लूट के गए थे, वो चल रहा था, वो खत्म हो गया लूट का माल, तो अब आपस में एक दूसरे को लूट रहे हैं। तो बेसिकली वी डोंट वांट टू बी देम एट ऑल। वी विल रिस्पेक्ट टीचर्स, वी विल रिस्पेक्ट एल्डर्स, सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे शास्त्र में और हमारी शास्त्र छोड़िए, हमारे जो सभ्यता है उसमें ये भी है कि आप नॉलेज के आधार पे किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। राइट, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शास्त्रार्थ, है ना? आप एक बहुत प्रचंड ब्राह्मण को आप चैलेंज कर सकते थे, एक नया नवेला सीखा हुआ व्यक्ति, कि मैं आपसे बेहतर जानता हूं ये नॉलेज, एंड यू कैन हैव अ डिबेट, नोबडी वाज किल्ड, राइट? यूरोपियंस वुड बर्न यू, यू नो, इफ यू सेड कि यार ये अर्थ जो है ना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं, आई विल बर्न यू। अमेरिका, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, यू कुड से एनीथिंग एंड देन वी विल से ओके लेट्स डिबेट, लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव एन ऑडियंस, और जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो जीतेगा उसके हिसाब से हम अपडेट कर देंगे। वी वर नॉट ऑब्सेस्ड कि वेद में किसने लिखा उसका नाम लिखा जाए, कि ये ऋग्वेद इसने लिखी थी, नहीं, कई लोगों ने लिखी और हर बार चेंज होती रही, इसीलिए वो अपडेटेड रही। सो वी विल फॉलो आवर वे, एंड आवर वे, इंडियन वे ऑफ नॉलेज इज दैट वी विल रिस्पेक्ट द टीचर, बट वी विल ऑल्सो चैलेंज व्हाट इज बीइंग टॉट। सवाल पूछना, दिस इज समथिंग जो स्कूल्स में फॉलो नहीं होता था। अब अगर आप, बिकॉज हम एंग्लिसाइज्ड हो गए ना, ये तो एंग्लो कल्चर है कि सवाल मत पूछना, गुलाम हो ना आप, तो सवाल कैसे पूछोगे? तो दिस इज अ मॉन्टेसरी सिस्टम, दिस इज द एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ हमारे। आपको लगता है कि आप महाभारत पढ़िए, ठीक है? महाभारत में गुरु थे द्रोणाचार्य, है ना, और उनके शिष्य थे पांडव थे, और भी लोग शिष्य थे। सवाल नहीं पूछते थे क्या, ये क्यों बताया आपने, वो क्यों बताया आपने, ये सही नहीं लग रहा मेरे को, वो सही नहीं लग रहा मेरे को, और द गुरु वुड गो आउट ऑफ द वे टू इंटरप्रेट इट फॉर द शिष्य। वो नहीं बोलता तुम्हारा नंबर काट दिया 0, है ना? He didn't say that. That's not our culture. Right. And they respected him with their life.
है ना. दे रिस्पेक्टेड हिम मोर देन गॉड. इट इज सेड ना कि गुरु तो जो है ब्रह्मा से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है, एंड दे रिस्पेक्टेड हिम. लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछते थे. वो गुरु का धर्म है. सवाल कोई मूर्खता नहीं होता. सवाल में मूर्खता नहीं थी, जवाब में मूर्खता होती है. और जो है गुरु का धर्म है कि वो सवाल का जवाब देगा. शिष्य का धर्म है कि वो सम्मान करेगा लेकिन सवाल पूछेगा. दैट इज आवर कल्चर. अब उसको इंटरप्रेट हम आधा इधर से काटते हैं, आधा उधर से काटते हैं, क्योंकि आधे तो हम एंग्लिसाइज्ड हो गए, लेकिन डीएनए तो इंडियन है. तो हमने दोनों जोड़ जाड़ के कुछ बना दिया, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑप्टिमली. सो लेट्स स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स, एंड दैट कुड बी. एंड यू कैन टीच इंग्लिश. आप इंग्लिश पढ़ाइए, आप मॉडर्न चीज़ें पढ़ाइए, आप इंग्लिश में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है. भाषा से क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तिरस्कार करिए अपनी भाषा का, और किसी की भी भाषा का. अगर कोई फ्रेंच में पढ़ाता है तो उसकी भी तिरस्कार नहीं करना, कोई स्वाहिली में पढ़ाता है तो उसका भी तिरस्कार क्यों करना. सो वी रिस्पेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल काइंड्स. वी रिस्पेक्ट द वन हु टीचेस, बट देयर इज वन हु टीचेस ऑल्सो टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ओपन, टू बी क्वेश्चन्ड एंड करेक्टेड एंड डिफीटेड समटाइम्स. है ना. द्रोणाचार्य से बेहतर धनुर्धर अर्जुन बन गया, तो द्रोणाचार्य को जेलसी नहीं हो गई कि मेरे से ज़्यादा अच्छा जान गया, ये क्या है ना. ऐसा नहीं है. सो हमारे यहाँ लेकिन ऐसा सिस्टम भी बन गया है कि अगर टीचर को स्टूडेंट करेक्ट कर दे तो टीचर बुरा मान सकता है. कुछ टीचर, सब नहीं मानते, लेकिन कुछ टीचर ऐसा भी कर सकते हैं कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. मतलब उसमें भी टीचर शुड हैव द ह्यूमिलिटी टू बी करेक्टेड. वो एंग्लोसाइज सिस्टम है कि टीचर करेक्ट नहीं कर सकते आप. वहाँ पे सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है. आई थिंक एक सोसाइटी जो 6000 साल तक में से सिर्फ अगर आप 600 साल हटा दीजिए, 1200 AD और 1300 AD टू 1947, या इवन अगर आप 700 साल मान लीजिए, 700 साल छोड़ दीजिए 6000 साल में से, अगर वो सभ्यता और वो सोसाइटी सबसे ऊपर थी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में, विज्ञान में, शल्य चिकित्सा में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, यू नेम इट, एंड वी वर एट द टॉप. कुछ तो होगा ना उसकी नॉलेज सिस्टम में, उसके पढ़ाने के तरीके में, उसकी फैमिली वैल्यूज में, एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट. ये कोई नहीं बताता हमें, है ना. करेक्ट. मुझे याद है जयेश, मेरी हिस्ट्री की बुक वो शुरू होती थी, चैप्टर्स के नाम मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि इट स्ट्रक मी. इट वॉज बाबर द कॉन्करर, हुमायूं द पायस, अकबर द ग्रेट, जहांगीर द जस्ट, शाहजहां द मैग्निफिसेंट, औरंगजेब दी ऑस्टर. उसके बाद वाले तो सब बेकार थे, ठीक है. और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट दी बेनेवलेंट, है ना. ऐसे ऐसे बातें होती थी. तो अंग्रेज और अफगान इन्वेडर्स को हमने ग्रेट, पायस, ऑस्टर, बेनेवलेंट, विलियम बेनेडिक्ट, कितने महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छा थे अंग्रेज, बहुत अच्छा शासन किया इन्होंने हमारे ऊपर. ये मैंने पढ़ा है. तो ऐसा नहीं है कि मैं आज़ादी के पहले पढ़ा हुआ हूँ. I'm talking about 1990s. I was in school and I read this in late 1990s. So I read the same thing when I was in school. So this is like, I would say around 2000s की बात है. 10 साल में कुछ नहीं बदला. अब सोचो कि ये कहाँ का सिस्टम हमने इनहेरिट कर लिया है. मतलब हम इन्वेडर्स को, लुटेरों को, इन्वेडर्स को, अंग्रेज़ों को, अफगानी, जिन्होंने पूरे हमारे कल्चर को नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं. आपको पता है कि एक होमवर्क दूंगा मैं आपके ऑडियंस को. अकबर ने एक व्यक्ति को हराया था, हेमू को. हेमू का नाम हेमू नहीं है. हेमू का नाम क्या है पता करके आइए. उसका नाम भी नहीं मेंशन करते. ही इज अ चक्रवर्ती सम्राट, और उसका नाम शॉर्टन कर देते हैं, 4 लेटर में खत्म कर देते हैं. वी से स्टार्ट होता है ना. हेमू नहीं, वो हेमेंद्र विक्रमादित्य शुरू होता है. चक्रवर्ती है ना. विक्रमादित्य इज राइट. हाँ, वो तो खैर लगा ही लेते हैं ना, चक्रवर्ती सम्राट. बट यू फाइंड आउट दैट द authors, that the readers find out what is the name. Hemu is a short form for some name. So what I'm trying to tell you is that एक चक्रवर्ती सम्राट को आप 4 अक्षरों में ख़त्म कर देते हो एक लाइन में. 1526 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू को हरा दिया, खत्म. That man was ours. The man who lost was my man, was my forefather. The man who defeated him was an Afghan invader. Whatever he was, he may be good, great, beautiful, whatever, but he was an invader. Correct. आप लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट को आप महान नहीं बता सकते हो यार. वो अंग्रेजों का एजेंट था, वो उसके लिए काम कर रहा था, हमारे लिए काम नहीं कर रहा था वो. और अगर ऐसा होता तो भारत की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह नहीं गिरती. You track India's economy, the economy falls rapidly. At the time when they, for example, the British, when they began, and the Mughals did no good. वो इतनी बेहतरीन इकोनॉमी की थी कि उसको
क्रैश होने में भी टाइम लग रहा था, बट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड GDP टू अबाउट लेस देन 2%, अंग्रेजों ने 200 साल लगा दिए बस। 30% से ऊपर हमारे GDP को 2% के नीचे लाने में, दुनिया में शेयर, हमें सबसे अमीर राष्ट्र बनाने से सबसे ज्यादा गरीबों वाला राष्ट्र बनाने का काम किया। उसमें अगर आप बोल रहे हो कि लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट एक बहुत महान व्यक्ति थे, उनका बहुत अच्छा चरित्र था, तो आपके नियत में खोट है साहब। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। नाउ आई एम ग्लैड दैट वी आर चेंजिंग इट, वी नीड टू करेक्ट इट। आई बिलीव दैट सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि हिस्ट्री इज बीइंग रीरिटन। नो, इट्स नॉट बीइंग रीरिटन, हिस्ट्री इज बीइंग रिटन। अभी तक जो था वो फिक्शन था, हम फिक्शन पढ़ा रहे थे। And I question कि यार ये औरंगजेब कैसे ऑस्टेयर बन गया, बाकी सबको तो समझ में आ गया। जहांगीर कैसे जस्ट बन गया। जहांगीर सोल्ड इंडिया ओवर अ बॉटल ऑफ लिकर, एसेंशियली अल्कोहल, बियर देते थे। एक थॉमस रो करके एक आए थे इंडियन, एक इंग्लिश आए थे इंडिया। जहांगीर, ही न्यू दैट जहांगीर वाज ड्रंक and he was so drunk that probably, we don't know, but and he had a lot of stomach ache, so probably इतना आदमी पिया होगा तो कुछ हो गया होगा, liver cirrhosis वगैरह types. So अब उस ज़माने में पता ही नहीं क्या था, but he thought this man is half drunk always, so he gave him cans of beer, some whatever वो जब बनाते होंगे beer जिस भी प्रकार की, and जहांगीर was so happy, rejoiced, and he gave them like ले लो ठीक है कोई बात नहीं, बना लो फैक्ट्री अपनी फ्री में and all that, and that's how the British came to India. The British would not have, we were always cautious कि ये इन लोगों का intention खराब है, but it was Jahangir's drunken habits who got him to make this very unwise decision. और आप उसको बोल रहे हो just है, वो कहा है just है, you were drunk. So we misinterpreted our But do you consider जो मुगल्स थे, जिन्हें टर्क्स कहना चाहिए एक्चुअली, तो do you consider कि बाबर तो ठीक है, बट उसके बाद में औरंगजेब तक आते आते did they become Indians? Because एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था ना कि मुगल्स भी इंडियंस ही बन गए थे आफ्टर अ पॉइंट। So you're telling me that अगर अंग्रेज इंडिया में रह जाते तो क्या हम उनको भी बोल देते कि हाँ ये भी इंडियंस बन गए? That's not how it becomes. This is not the truth, right? They always, अगर ऐसा ही था तो they should have shown this in action. And did they ever try to integrate India as an Indian entity? They tried to make the Mughal Empire. They didn't try to create India. इंडिया होता तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, let's create a nice subcontinent, सब स्टेट्स को हम कुछ राइट्स देते हैं, जैसे आज है स्टेट्स के पास राइट्स होगा, कुछ डेमोक्रेसी होगी, सब हमारे विल नॉट सेंड आर्मीज फार फ्लंग एरिया में, जिसको मारा उसको पीटा, उसको जला दो, उसको उबाल दो, उसका सर काट दो, उसके बेटे को उठा लाओ, उसको भी मार दो। मतलब काइंड ऑफ एट्रोसिटी दे हैव डन, दे बॉइल्ड पीपल, उनके बच्चों को मार दिया, इसको मार दिया, फ्रॉम शिवाजी टू द सिख गुरुज, जजिया टैक्स। सिख गुरुज के साथ क्या हुआ, जो सिख गुरु थे, जो शिवाजी थे, उनके साथ क्या हुआ, कितने मॉन्यूमेंट्स तोड़े, कितने इंस्टीट्यूशन जला डाले, इसको तोड़ करके ये मंदिर तोड़ो, इसी के सामने ये बना दो। कृष्ण जन्मभूमि के साथ जो हुआ, बनारस में जो हुआ, क्यों किया? Why was this act of subjugation? If you love a country and that country is yours, will you break its past? Will you say कि मैं इसके इतिहास के हजारों साल पुराने एसेट्स को, नॉलेज को, विजडम को जला के खाक कर दूंगा एंड किसी और को बनाने नहीं दूंगा, तो वहां पे मैं कुछ और बना दूंगा ताकि लाइफ लॉन्ग डिस्प्यूट दे दूं मैं? राइट। सो व्हाट इज दैट इंटेंशन? आई क्वेश्चन दैट इंटेंशन कि क्यों आप ऐसा करोगे ना? आप ऐसा नहीं करते। अगर आप घर आपका है तो तोड़ फोड़ नहीं कर देते ना, तोड़ डालते हैं, सब फोड़ डालते हैं, ऐसा थोड़ा ना करते हो आप। यू कंजर्व इट। आप पुराने घर में अपने जाते हो, गांव में मान लीजिए आपका घर है, तो आप ये थोड़ा ना सब तोड़ डालते हैं सब। आप चाहते हो आप उसको ठीक से रखते हो, नई चीज़ें रखते हो, पुरानी चीज़ों को सहेजते हो, बताते हो कहानियाँ, फोटो खींचते हो, उसको लगाते हो, यही सब करते हो आप। यू आर प्राउड ऑफ वॉट यू हैव इनहेरिटेड, but they were not proud of what we inherited because it was our inheritance, not theirs. Right. They have guns. They were thrown out of their home because इधर आए, उधर उनको किसी और ने मार फेंक दिया, तो बेसिकली वो यहाँ ही रह गए, अटक गए वो। अब अंग्रेज मान लो यहाँ रहते और जर्मनी मान लीजिए 45 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जर्मनी अगर इंग्लैंड पे कब्जा कर लेता तो लॉर्ड माउंटबैटन टाइप के लोग तो, इरविन टाइप के लोग तो यहीं फंस जाते। तो क्या हम कहते कि ये तो हमारे, दे डोंट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। अ मैन्स intent is shown by his action. And Mughals have shown no action, which could say कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया या intention था। एक आध होंगे, there are stray incidents, but most of it was about glorifying their own genealogy, the Mughal Empire, not the Indian Empire, and most of what it was about breaking our traditional wealth, monuments,
our religion, which the majority followed, and trying to create rift between people to make their ends meet. There was Correct. nothing which I can say which they have done substantially. Yeah. वो इतिहास में But sir- बता दिया गया बस. तो वो जो एजुकेशन वाला पॉइंट हमने रेज किया था, सो हाउ डू यू सॉल्व दैट? बिकॉज व्हेन आई सी द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन एंड जो इंडियन क्लासरूम्स है, वन टीचर मोर देन लाइक 50-70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एंड वी फॉरगेट कि मतलब हमारे जो जितने भी ओल्ड ये ग्रंथ हम जिसे कहते हैं, तो भगवद गीता वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स विच इंडियंस हैव गॉटन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. हम उसे उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बट वो आज के मॉडर्न हमारे क्लासरूम्स में फिट ही नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और एक टीचर है, एंड वो टीचर भी कितना कुछ कर लेगा आधे घंटे के अंदर, क्योंकि एक लेक्चर आपका आधे घंटे का होता है, उससे ज़्यादा टीचर को भी टाइम नहीं मिलता. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Complicated problem है. इसके ऊपर तो I have written a whole book on how to transform it. But let me try to do some justice to the time which we have to discuss this. One of the key cornerstones of education would be to empower teachers. एक शिक्षक जो एक स्कूल में मान लीजिए प्राइमरी या सेकेंडरी में शिक्षक बनता है, वो 60 साल की उम्र तक कहाँ पहुंच सकता है? प्रिंसिपल बन जाएगा. उसके आगे कुछ नहीं जा सकता. वो उस 55 साल के प्रिंसिपल जिसने 30 साल तक पढ़ाई करी है, उसके ऊपर 25 साल के का एक ऑफिसर आप बैठा सकते हो जो सिर्फ 1 साल के लिए उस टेन्योर में रहेगा, लेकिन उस प्रिंसिपल को वो सिखाएगा कि कैसे बेहतर पढ़ाना है. विच सीम्स टू मी अनरीजनेबल एंड इलॉजिकल. पहली बात तो हमें टीचर्स को ही और आगे तक कहाँ तक ले जाएं हम, बियॉन्ड जस्ट बीइंग प्रिंसिपल्स. हम उनको कैसे शिक्षा सेक्रेटरी बनाएं, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन बनाएं, कैसे हम उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं. जैसे कई जगह you need a specialist in many jobs, right? ISRO is run by a space scientist. Metro is run, Delhi Metro or many other most other metros are run by engineers. In this, DRDO is run by a scientist. So in the same way, you need education system to be run by teachers. ताकि टीचर्स के पास कुछ एस्पिरेशन हो कि वो आगे तक जा सके. ठीक है, so then that's number one. Number two, teachers we need to make a lot of investments in upgrading teachers. So mid-career training program civil services में होता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, mid-career, आर्मी में भी होता है, हर जगह होता है. We do not have such substantial programs for upgrading the knowledge of teacher. Right. उसके नाम पे basically online courses हो रहे हैं, which make no sense. आपको teachers को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगेगा ऐसे पढ़ने में, and I think we should be willing to pay it. आप सेस टैक्स देते हो एजुकेशन के नाम पे, कोई भी बिल पकड़ोगे तो उसमें सेस टैक्स, इनकम टैक्स में भी सेस लगता है एजुकेशन का. We should use that to train teachers. Third thing we should do is that we have to do away with this extremely iron framework of things like boards. It may be state boards, it may be CBSE, ICSE. These have become so big that it is difficult for them to rapidly move. Now, आज से 20 साल पहले ही ठीक था, और हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है. आई थिंक रिगरस बोर्ड्स जो एकदम आयन फ्रेमवर्क में हैं, बड़े बड़े अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आई थिंक वी कैनॉट डू विद देम एनी मोर. Right. The elephant cannot dance, and that's the problem. We need to create a more agile, flexible, teacher-centric and teacher-run board system where you could rapidly imbibe new knowledge and teach it, and it has value, which means more optional subjects, more self-paced, and more teacher and student chosen. है ना, ये होना चाहिए. बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, वहाँ पर स्टूडेंट्स ऑल्सो चूज व्हाट दे वांट टू लर्न, नॉट जस्ट द टीचर्स टेल देम. तो स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो गेट सम डेमोक्रेसी इन दिस कि मेरे को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. अगर स्टूडेंट्स सब बोल रहे हैं कि सर मेरे को न्यूरो साइंस पढ़ने का मन है, मेरे को रोबोटिक्स पढ़ने का मन है, मेरे को डीप लर्निंग सीखनी है, मेरे को लिविंग ऑन मार्स सीखनी है, तो क्या हम सिखा पाएंगे इस चीज़ को, और हम वो कैसे रिसोर्स क्रिएट करें? सो अ पोर्शन ऑफ सिलेबस शुड बी डिसाइडेड बाय स्टूडेंट्स. लेट्स डेमोक्रेटाइज इट. क्योंकि अब वो दिन चले गए कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता. स्टूडेंट के पास गूगल है, चैट जीपीटी है, स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ रहा है, उसको पता है क्या चाहिए. तो कुछ आप उनको भी डेमोक्रेटाइज कर दीजिए सिस्टम को. एंड द फोर्थ और द फिफ्थ थिंग इज टेक्नोलॉजी. वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू द ऑप्टिमम. Making video conferences is not really the way to use technology. There's so much you can do. You can use virtual reality. Right. You can bring industry to create content. You can teach future in a very different way.
You can do experimentation today on simulations. You don't need, आप लैब बोलते आप लैब नहीं बना सकते 70 लोगों की, आप बोलोगे यार ये 70 लोगों का लैब कैसे बनाए हम, तो उसका तरीका ये आप simulations create करिए. That is one thing which we are doing. I mean, at Kalam Center, we create simulations Right. for students to learn things labs which they can't have access to. मतलब दुनिया में एक ही 2 लैब हैं ऐसी, लेकिन बच्चों का आप उनका सिमुलेशन तो ले जा सकते हो ना. So we are creating simulations for that. So use that technology. Today, one thing good about, one silver lining after COVID was that children and parents know that you can use technology Right. to do education. Use that skill. It's a very painfully learned skill in a very painful time, but it can be used in times of peace, which is today. तो हमें उसको use करना चाहिए, and let's upgrade on it. I think it's a great challenge to teach the number of children we have, tens of crores. But it is also a great opportunity that you have so many young minds who can be taught these things. Nobody can do it. Europe will sink because उनके यहाँ इतने युवा मन बचे ही नहीं है, युवा ही नहीं बचे हैं. तो सिखाएं किसको अब? Japan is sinking because अब इस एज में 60 साल की उम्र में किसी को मैं कैसे सिखाऊं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी क्या यूज़ है, क्वांटम कंप्यूटर क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करना है. इट्स ओनली इंडिया and maybe some African countries like Nigeria, which have a very young population, which have a good future in this time. Now we can choose to either let go of this opportunity and regret, or we can make the most out of it. Correct. And I think this is a time which will never repeat in history. It will never repeat in history. It is not only that India is rising, but it is also now it's got a golden period right ahead of it. So bullseye में निशाना लेना is हमारी responsibility. And I think education should be done at a war footing. It's no less important than defense today, education, because जिस तरह से defense हमारी रक्षा बहुत important है. It does your protection so that no foreign interference can come. Education will ensure that we remain intact as a society and we remain rich because we have to become rich. India should become richer and richer. And we also become a global knowledge master. तो जब ग्लोबल नॉलेज मास्टर आप बनेंगे तो आप इस समय नॉलेज कैन गेट यू एवरीथिंग. Right. So you can go to space today. If you have enough good people, you can create factories in the next 20 years on moon. And you can bring so many resources. Because today you're not just talking about India as a geography. You're talking about so many opportunities which you have outside India into space. And so many things which you can do just because if you have the right knowledge. Right. I'll give you an example. If India is the world's largest reserve of thorium, for instance. थोरियम इज लाइक यूरेनियम. यूरेनियम फिसाइल होता है, थोरियम फर्टाइल होता है. इसको आप फिसाइल बना सकते हो, यानी कि इसका फिशन हो जाएगा और एनर्जी निकल आएगी. आई डोंट नो हाउ मेनी इंडियंस नो इट, बट इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम. Okay. करीब 1 मिलियन टन्स का थोरियम रिजर्व है हमारे पास. There are technologies in the world, we are also doing it, which is using thorium as a fuel in nuclear reactors. Now Americans won't do it. बिकॉज अमेरिका थोरियम ही नहीं है. हमारे पास है ना थोरियम, तो दुनिया का आधा थोरियम तो हमारे पास है. Correct. हमारे थोरियम में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, जितनी दुनिया में जितना बचा हुआ ऑयल और गैस और कोयला सब मिला करके नहीं है. अच्छा. उससे ज़्यादा हमारे थोरियम में एनर्जी अभी बची हुई है. वी आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ थोरियम विद सो मच ऑफ एनर्जी. Now, if you invest in the right knowledge, research, and right people to operate this, in 10 years you can crack it easily, maybe 5. In fact, Homi Bhabha, 1952, he laid down the 3-step plan. Homi Bhabha, वो था 3-tier nuclear plan जो था भारत का. Third tier was this thorium. Okay. If you are able to, उस आदमी ने 70 साल पहले he realized it. Today, if you are able to realize that thorium into energy, India will be the world's energy, the biggest sort of generator of energy in the world. Okay. So हम दुनिया के पावर हाउस बन जाएंगे. और एनर्जी इज एवरीथिंग. इतना थोरियम है कि कम से कम अगले 300 साल तक आपको किसी और चीज़ को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना थोरियम सिर्फ भारत में है, और भारत में ही सबसे ज़्यादा थोरियम है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो है उसका आधा भी नहीं है उसके पास. यू कैन बिकम द ग्लोबल एनर्जी रिजर्व. राइट. है ना. सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू शुड डू इन इट. और उससे जो थोरियम से आप बम नहीं बना सकते. तो कोई आपको रोक नहीं सकता. आप गरीब देशों में भी थोरियम के प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये खतरा नहीं है कि वो थोरियम से न्यूक्लियर बम लगा लेगा. तो वो भी कोई इशू नहीं है. यू कांट मेक अ बॉम्ब आउट ऑफ इट. इट्स पीसफुल. इट इज लेस टॉक्सिक देन यूरेनियम. इनफैक्ट 1 किलो थोरियम में 200 किलो यूरेनियम की शक्ति होती है. और 1 किलो थोरियम में करीब 20,000 टन कोयले की शक्ति होती है. 20,000 टन मतलब कई किलोमीटर लंबी ट्रेन. इतना 1 किलो इतना होता है. थोरियम भारी होता है, इतना सा होता है थोरियम. इतना भी नहीं होगा, इतना सा होगा, बस एक बॉल से थोड़ा सा बड़ा.
आप उसको बैग में रख के चले जाओ, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि उसमें रेडिएशन भी नहीं होता ना, सो इट्स सेफ, बट वी डिडंट डू इट। अब अमेरिकन ने क्यों किया? क्योंकि अमेरिकन को तो 45 में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था, उनको जापान को बॉम्ब करना था। हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हमें ये सब करना ही नहीं होता था। लेकिन हमारे पास जो है, हमें उसे बैंक करना पड़ेगा ना। हम तो यूरेनियम के पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि हमारे पास वो है नहीं। यूरेनियम तो हम इंपोर्ट करते हैं। यूरेनियम तो भारत में शायद 1% भी नहीं होता दुनिया का। थोरियम शायद 50 से भी ज़्यादा फीसदी भारत में है। सो यू सी, देयर सो मच ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू इफ यू हैव नॉलेज। आप मून पे जा रहे हो, जिसे हम चंद्रयान से गए, इट्स अ नॉलेज प्रोडक्ट। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शो ऑफ करने गए। अगर मून पे, और हमें मिलेगा, क्योंकि है तो, एक तो पानी है, पता है हमें है, वो चंद्रयान 1 ने ही पता कर लिया था। कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन है, वही ढूंढ रहे हैं कहाँ है। मून पर हीलियम 3 है। हीलियम 3 हीलियम का आइसोटोप होता है। तो हीलियम से अगर आप एक न्यूट्रॉन कम कर दीजिए तो वो हीलियम 3 बन जाता है। सो हीलियम 3 मून पर इतना है कि पूरी धरती में 40,000 साल तक आप बिजली पैदा कर सकते हैं। ओके। क्लीन एनर्जी, नो प्रॉब्लम्स, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। अब इसलिए मून पे जो वो देश जाएंगे जो नॉलेज लीडर्स होंगे। और कौन जाएगा भाई? कोई देश जिसमें नॉलेज नहीं है वो तो नहीं जा सकता। स्पेस इज अ वेरी, वो तो प्रीमियर सेक्टर है नॉलेज का। दैट इज व्हाई नॉलेज इज सो इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाई कंट्रीज हैव टू इन्वेस्ट इन नॉलेज। एंड आई मस्ट क्रेडिट द अमेरिकन्स फॉर डूइंग दैट। इवन व्हेन American Civil War was going on, Abraham Lincoln signed a bill for creating, there was a National Science Chair or something like that. He created that. In the middle of the war, he funded science, right? In the middle of the crisis of 2009, Obama signed, technological missions such as those ये जो shale gas वाले जो laws होते हैं, he signed that. He said technology is there. Right. Is very important, science is very important, and knowledge is very important. So I think India needs to create a similar priority sector in education. हमें वो सब करना पड़ेगा। Okay. है ना? तो ये अगर हम करेंगे और हम कटिंग एज में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपने क्वांटम कंप्यूटर फॉर इंस्टेंस निकाल लिया, जिस देश ने निकाल लिया, that country will race ahead of everybody else in a matter of 2 years. 2-3 साल लगेंगे उस देश को बिल्कुल सबसे आगे निकल जाने में। थोरियम पावर अगर हमने क्रैक कर लिया, आप सोचो कि कितना एनर्जी आप खत्म, कोई आपको एनर्जी की क्राइसिस ही नहीं है। इफ आई गिव यू लो कॉस्ट चीप क्लीन एनर्जी ऑफ इन्फिनिट सप्लाई, मतलब आप डबल कर दो अपना एनर्जी यूसेज, इमेजिन द थिंग्स व्हिच कैन हैपन। राइट। आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद तो एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स। एंड इफ यू बिकम एनर्जी रिसोर्स फॉर द वर्ल्ड, उसके अपने बेनिफिट्स है, क्योंकि आपके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगा सकता, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यू कैन जस्ट थ्रेटन देम उससे भी कि हम कट कर देंगे, ऐसे जो रशिया ने किया। वो भी कर सकते हो, लेकिन हम वैसे है नहीं। हाँ। आपको पता है हमारा ऑयल इंपोर्ट बजट कितना होता होगा? एनीवेयर बिटवीन लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का हम तेल का आयात करते हैं। साल पे डिपेंड करता है, बट 10 से 12 लाख करोड़ का करते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारे एजुकेशन बजट का लगभग 12 टाइम्स। ओके। हमारे हेल्थ केयर बजट का लगभग 10 टाइम्स का हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। यू कैन कट डाउन दैट इंटायर ऑयल इंपोर्ट। आपको जरूरत ही नहीं एनर्जी की, फिर आप इलेक्ट्रिक कार लगाओ, उसको थोरियम पावर से चार्ज करो और आप दौड़ाओ। राइट। कुछ दिन में आप उसी थोरियम पावर को यूज करो, हाइड्रोजन को, वाटर को स्प्लिट करो, हाइड्रोजन का फ्यूल बनाओ, इंडिया हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की कैपिटल बन जाएगी, और उस हाइड्रोजन को आप गाड़ियों में भरो और आप उसका आउटपुट पानी निकलता है, कोई धुआं नहीं। पोल्यूशन सॉल्ट, दिल्ली का 35% पोल्यूशन हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हीकल्स। आपके व्हीकल्स में पेट्रोल ही नहीं बढ़ेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी सीधे जाएगी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल जाएगा और उससे सिर्फ पानी निकलेगा साफ सुथरा। दिल्ली का पास पानी की भी समस्या सड़क धुल जाएगी अपने आप ही। पोल्यूशन सॉल्व, पोल्यूशन से हर साल आपके यहाँ हमारे देश में 20 लाख लोग मरते हैं, आप उसको सॉल्व कर दोगे। दिल्ली के अंदर औसत आयु 8 साल कम हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। आप 8 साल एक्स्ट्रा जिंदगी दोगे लोगों को, वो प्रोडक्टिव बनेंगे, वो खुश रहेंगे, वो बीमार कम पड़ेंगे। और ये सब दिल्ली की बात बता रहा हूँ, ये तो पूरे भारत की प्रॉब्लम है। तो आप कितनी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर दोगे? राइट। इंडिया इज ऑन दैट एज। नाउ वी हैव अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने ये थोरियम पावर भी, वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री, सब कुछ है। थोरियम भी दे दिया प्रकृति ने कि लो, सबसे अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल भी सबसे ज्यादा तुम्ही को दे देते हैं,
है ना, सबसे अच्छा फ्रेश वाटर देते हैं तुम्हें भूकंप आते हैं लेकिन इतने भी नहीं आते हैं, ज्वालामुखी तो एक भी नहीं देते हैं चलो तुम्हें, और फर्टाइल लैंड दे देते हैं तुम्हें, मैक्सिमम हिमालय से प्रोटेक्ट कर देते हैं, मॉनसून दे देते हैं, और ये लो थोरियम भी ले लो, ठीक है. सो वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी. नाउ मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. And we have like just 25 years. वो एक जो golden spot की आप Yeah, बात कर रहे that is there because we'll turn old. In 25 years, we'll start turning old. And the saying is that you have to turn rich before you turn old. Yeah. As a country, also, you have to do that. And that is what we need to invest. We should invest in research. Is 25 years enough? 5 years is enough. Okay. If you crack thorium power, तो 5 years में आप energy capital बन जाओगे दुनिया के. And you will be able to create. और वो क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, क्योंकि वो फिर पोल्यूशन सॉल्व करेगा, वो नए सेक्टर्स ओपन करेगा. आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, विच इज़ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, आप उसमें आप कर पाओगे. आप अपने देश में सर्वर्स लगा पाओगे, फार्म्स विच यूज अ लॉट ऑफ पावर. आप बहुत सारी टेराफॉर्मिंग अच्छी कर लोगे, आप बहुत सारे काम कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए. प्लस आपका वो जो 10 लाख करोड़ बचेगा उसका ऑयल इम्पोर्ट का, उसको आप हेल्थ केयर में लगा सकते हो. तो जो ओल्ड होगा भी तो अभी आप उनको बेटर हेल्थ केयर दे सकते हो. यू कैन क्रिएट ऑल दैट स्टफ. एज बढ़ जाएगी लोगों की. हाँ, you can create an old age fund. You can give pensions to people who turn old so that they don't feel alienated. Because हम सब भी बुढ़े हो जाएंगे Right. 20 साल में, तो हमें तो फिर will not be that agile, है ना? Will not be agile and we need support. Yeah. For that we need to create that support from today. Correct. And we can do that अगर if ये सारी चीजें आ जाती हैं. आप देश में इकोनॉमी बन जाओगे. India is probably the only country in the world which is so naturally blessed. हमारे सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास. अगर हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी उसमें लगा दें तो वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनीथिंग और एनीवन. हम बिल्कुल दुनिया से एक अलग ही दुनिया है, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना. Right. तो इसलिए ना वी आर वेरी ब्लेस्ड. बाय द वे, we have food is not a problem to us. Water is a problem, but it's only a problem because we are not recycling. You get energy, you recycle it. Correct. ये सब गंगा यमुना का पानी तो आप एनर्जी से सॉल्व भी कर सकते हो, सब प्योरीफाई कर देंगे वापस. So you need energy. Energy is critical. बट सर हम शायद ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे 2012 करप्शन, एंड यू हैड दैट चैट विद कलाम सर. इजंट लाइक इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चीज़ें नहीं होती है उसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन. हमारे जो सिस्टम्स है, जो इतने ओल्ड एज बाबा आजम के ज़माने के सिस्टम्स हमने बना रखे हैं, इन्हें हम जब तक ठीक नहीं करते कुछ भी ठीक नहीं होगा ना. एंड आई रेड दिस वन बुक, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, बट उसमें जो क्रक्स दिया था इट वॉज कि वाई नेशंस फेल, इट वॉज दैट बुक. उसका जो क्रक्स था इट वॉज दिस कि आप पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी कंट्री का ठीक कर दो, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. एंड हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कितने साल हो गए वो ठीक ही नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है उसमें. See, I wrote a book called Black Tiger, which is on dealing India's corruption issues. Corruption ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में नहीं होता. ट्रू. हर देश में होता है. आप अमेरिकन न्यूज़ देख लीजिए, पूरा करप्शन पे चल रहा है. दोनों साइड एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं. लिटरली द सन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बीइंग कॉल्ड बाय द सीनेट टू who's putting him on a trial for corruption of the president. So वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ही करप्ट है. और वो जो दूसरा लड़ रहा है वो तो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है करप्शन के चक्कर में. तो ट्रम्प और बाइडेन दोनों ही फंसे हैं. तो करप्शन इज नॉट अ ग्रेट थिंग, ऑब्वियसली इट्स अ बैड थिंग. बट ऐसा नहीं है कि हम अकेले देश हैं जिनमें करप्शन होता है. बट दैट इज नॉट अ रीजन कि करप्शन होना चाहिए. ऑब्वियसली दैट विल वेरी स्टूपिड लॉजिक. करप्शन हैज टू बी टैकल्ड. करप्शन हैज टू बी टैकल्ड एट मल्टीपल लेवल्स. हमें लगता है कि कुछ लोग ही करप्ट हैं, कि लेकिन ऐसा नहीं है. अगर किसी को पावर मिल जाती है वो करप्ट बन जाता है. True. जब तक वो पावर के बाहर रहता है तब तक बोलता है करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है ना. केस इन पॉइंट इज कोविड. द काइंड ऑफ थिंग्स आई हर्ड ड्यूरिंग कोविड, ordinary people doing, from ambulance drivers to drug sellers to who not, it was really heartbreaking. You know, एक ड्रग है जिसको लोग अपने ही फ्रिज में स्टोर करके 25-30-50 हज़ार में रेमडेसिविर करके ड्रग दे रहे हैं. कैसे उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे. आम आदमी कर रहा था, कोई सरकारी तंत्र नहीं कर रहा था. तो which means that there is something fundamentally wrong in our value system, which has to be tackled by education. Education has to play the first line of defense is education. The second line of defense, to tackle, again this is from the book only. See, one reason why people do corruption is not for themselves. They do it for their family, and they do it for a time when things will not be good. ना जब बुढ़ापा आ जाएगा, रिटायर हो जाओगे, तब जमा पूंजी चाहिए, वो जमा पूंजी चाहिए. करेक्ट ना. तो
उसका एक कारण ये भी है कि जो पब्लिक, अगर मैं ये कहूँ कि आप एकदम क्लीन रहोगे और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे और आप बुढ़ापे में सरकारी अस्पताल जाओगे तो आप डर जाओगे, है ना। कितने ऐसे सिविल सर्वेंट्स होंगे भारत में, सरकारी इंजीनियर होंगे, नेता लोग होंगे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं? Right. बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है। करेक्ट। अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल्स, इन सबको वर्ल्ड क्लास बना दो, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट हैव अ रीजन टू बी करप्ट। मतलब ठीक है, कुछ लोग लालच में करेंगे, बट मजबूरी में नहीं करेंगे, डर से नहीं करेंगे। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको करना, और इसलिए आप टैक्स पे कर रहे हो आप। हाँ, बट ये बेटर होती नहीं बिकॉज ऑफ करप्शन होंगे ना। हाँ, थोड़ा कैश 22 है, लेकिन एट द सेम टाइम दैट यू कैन स्टिल क्रिएट सॉर्ट ऑफ अ वॉर फुटिंग मॉडल कि भाई मेरे को तो इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाने ही बनाने, और हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं भारत में और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो डेफिनेटली मैंने खुद देखे हैं जिनके सरकारी अस्पताल आर एज गुड एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके। इनफैक्ट दे आर बेटर बिकॉज एटलीस्ट यू नॉट गेट चीटेड इन स्विंडल्ड। कुछ सरकारी स्कूल जैसे नवोदय है, दे आर एग्जाम्पल्स, वो इसी करप्ट सिस्टम में बने हैं। नवोदय बने हैं, कस्तूरबा बने हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय भी अच्छे हैं, और इनसे आपके सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, आपके IAS ऑफिसर्स निकल रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा है इनमें। सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास शाइनिंग एग्जाम्पल नहीं है। हमने इसरो खड़ा किया है, हमने DRDO बनाया, हमने DMRC रन करी है, विदाउट करप्शन रन करी है। कोई एलिगेशन नहीं है DMRC के ऊपर, इसरो के ऊपर कोई एलिगेशन ऑनगोइंग नहीं है। एंड हजारों करोड़ रुपए आप स्पेस में डालते हो, कोई चेक करने वाला नहीं है। राइट। कि आपने ये 100 का माल आपने 500 में तो नहीं बना दिया, कौन चेक करे, किसको समझ में आएगा? बट तब भी कोई आंच नहीं आती, है ना। बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वहाँ पे एजुकेशन है। नहीं यार, देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल वर्क विद सच प्राइड दैट दे डोंट वांट टू डू करप्शन। आप करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपका मिशन और विजन इतना स्ट्रांग होता है, और वो इंस्टीट्यूशंस अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। आपको करने की मजबूरी नहीं होगी और आपको करने का मन भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आप जो काम कर रहे हो यू लव इट। आई रन इन DMRC, आई टेक मेट्रो, आई लव मेट्रो। उसमें DMRC का एम्प्लॉय ना जब आता है ठंड में तो शर्ट के ऊपर जैकेट पहनता है ना, वो ऐसे जैकेट रखता है, DMRC दिखता रहना चाहिए है ना। उसको प्राइड है अपने इंस्टीट्यूशन में, वो अपनी शर्ट में जो DMRC लिखा है, आगे पीछे जहां भी लिखा है, ही इज प्राउड ऑफ इट, मेरा है ना। इसरो का एम्प्लॉय ना खुल के बोलता है, मैं इसरो में पढ़ता हूँ, आई एम इसरो में काम करता हूँ, आई एम ए सेलिब्रिटी। वी हैव टू क्रिएट सच इंस्टीट्यूशनल एलिजेंस एंड प्राइड, है ना, वो नहीं होता। And that is the problem because institutions have to be created which take care of themselves, Right. of their own people. So आप ये करने लगोगे तो ये माइक्रोकॉज्म बनेगा, और फिर इसी को जब आप एक्सपैंड करोगे तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन सारे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। So that is, I think, one thing which you can definitely look at, and eventually you'll have to mandate that, you know, public servants and people who are working with the public should actually use public resources. पता तो लगे कैसा है। हाँ। So some of my good friends who are, you know, DMs हैं, IAS officers हैं, they do go to government hospitals to find out. I know my friends who actually disguise themselves to go to government hospitals and see वो DM आया देखने की ये कैसा था हॉस्पिटल, देखें तो कैसा है। So you have to do that. You have to get public servants should become involved in public institutions. तो करप्शन अपने आप कम होने लगेगा क्योंकि आम जनता को करने का रीजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। इफ यू लुक एट पैन कार्ड बनाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, पासपोर्ट बनाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन विद डिजिटल सिस्टम्स, विद ऑनलाइन, आप तो AI बनाने जा रहा है पासपोर्ट आपका, विद AI एंड वेब बेस्ड सिस्टम्स, द करप्शन फॉर बेसिक थिंग्स हैज गॉन डाउन। देयर आर इनिशिएटिव्स इन इंडिया जहाँ पे पुलिस वालों को बोल दिया गया है कि आप कैश में वो नहीं लेंगे, राइट, वो क्या बोलते हैं, चालान नहीं लेंगे, चालान सब कार्ड पे होगा या फिर आप ऑनलाइन पे करो, or you're not allowed to carry cash. The system says that, and which does improve public corruption. So all these things can be tackled with technology as well. So technology, value system in education, creating the right framework of social assets like healthcare and education especially, so that people don't feel the compelling need to be corrupt. All these three things have to be go together, and there should be pride in where you work. Right. तब आप करप्शन ही नहीं करते, आप सोचते ही नहीं हो। आप इसरो के किसी एम्प्लॉय को करप्ट करने की कोशिश करोगे, हो ही नहीं पाएगा लाइकली, क्योंकि वो इतने प्राइड है अपने। DRDO के साथ सेम इशू है, DMRC के साथ सेम इशू है, वो करेगा ही नहीं, होगा नहीं, मैं आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम। पीपल हैव टू बी इन्वॉल्व इन व्हाट दे डू,
and that I think creates and that's why we need to create better institutions. Institution Right. building is very important. Interestingly, ये सारे institutions build करने में एक प्रमुख भूमिका डॉक्टर कलाम की रही थी, है ना? At least DRDO और इसरो में तो रही थी. And I think when you have such great leaders, there's there's a pride to work there, राइट, right? करेक्ट, ओके. सो हमने बात की एजुकेशन की, सेकंड हमने बात की करप्शन की. थर्ड प्रॉब्लम विच आई फील इंडिया में इस वक्त है, एंड ये तो रिपोर्ट्स में भी आता ही रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट. अगेन विद द एक्सटेंट ऑफ AI टेक्नोलॉजी बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, और इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ऑफकोर्स जॉब्स नहीं जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस एंड पीपल हैव टू चेंज विद दैट. बट ये जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया का 83% यूथ जो एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ डू यू ब्रिंग इन मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर दीज पीपल, जबकि AI एंड एवरीथिंग विल कम एंड दे विल टेक योर जॉब्स. इंडिया का ना सिर्फ 83% यूथ अनएम्प्लॉयड आपने पढ़ा है, बट 90% यूथ इज ऑल्सो अनएम्प्लॉयबल. मतलब जो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में रादर पढ़ा रहे हैं, Backdated उसका है. कोई यूज ही नहीं है. अगर आप मेरे को DC ब्रशलेस मोटर पढ़ाओगे तो मैं उसको कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं क्या करूँ उसका? आई हैव टू रीट्रेन. All technology companies of India will tell you that you have to retrain. We also have to do that. You have to Right. retrain everything. शुरू से पढ़ाना पड़ता है. So the problem is that our academia and institution have not got together to teach what people need to be employed. और problem क्या है कि फर्स्ट ईयर बीटेक में जो बच्चा आ रहा है वो अगर आज पढ़ भी लेगा जो आज हो रहा है, तो अभी 4 साल बाद तो बदल चुका होगा फोर्थ ईयर क्रॉस करते करते. लेकिन वो जो पढ़ रहा है वो तो 40 साल पुराना है. वो पढ़ रहा है ब्रश वाली मोटर, DC मोटर, ब्रशलेस मोटर, वो ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है, हाथ से वेल्डिंग करना. अभी ये सब पुराना हो गया है. एवरीथिंग इज रोबोटिक, एवरीथिंग इज रोबोटिकली मिल्ड. देयर आर robots which are driving things. You need to learn about them. But the problem is that the teachers who are teaching them, and more problematic, the people who are designing the curriculum which the teachers will teach them, are people who have no understanding or very little understanding of what is going to happen in the future. प्रॉब्लम हमारी है. वही प्रॉब्लम है जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे. Correct. वी हैव टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन. लेट स्टूडेंट्स ऑल्सो कम अप विद आइडियाज एंड यू टू बिलीव देम. यार 19 साल के लड़के अगर $1 बिलियन कंपनी बना सकते हैं तो यू माइट एज वेल बिलीव कि 19 साल के लोगों में दम है. करेक्ट. है ना? आप उनको मौका तो दो. आप मौका ही नहीं दे रहे हो. आप कह रहे हो नहीं इसी हिसाब से चलना है, यही पुराना सिस्टम है, इसी में चलता रहेगा. तो that system, that respect for the student has to come in, and students' knowledge. And that doesn't mean that anybody should get arrogant. It is a system of democracy where anybody can suggest what they want. When I studied at IIM Ahmedabad, I could create my own course. I was allowed to do that. I could actually अच्छा, so in IIM like in IIM Ahmedabad, I don't know other IIMs, Okay. but IIM Ahmedabad, I have designed 3 courses myself. okay, this is interesting. So you can design. Okay. So it used to be called comprehensive project, CP बोलते थे हम उसको, and you had the option to design up to 3 courses Okay. in your second year yourself, and you've done that. Right. So why do you believe that अगर young आदमी को आप खुद पढ़ने को दे दोगे तो वो पढ़ेगा नहीं, वो एकदम कुछ बदमाशी करेगा? जो करेगा वो तो वैसे भी करेगा. वो आप पढ़ा भी दोगे तो भी करेगा. तो if you can't take a horse to the river, you can't make it drink. So might as well tell the horse, find the river if you want. so let me find my own river. Correct. So you have to be respectful of the student as well. So once you do that, देखो स्टूडेंट जो बीटेक में आ रहा है या MBBS कहीं भी आ रहा है, उसको जॉब लेनी है, वो सीरियस है, तभी तो पढ़ रहा है. वो फालतू में थोड़ा ना 1-1.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहा है साल के, बिकॉज उसको ऐसे ही घूमना घामना था. सो ही इज सीरियस और शी इज सीरियस. लेट देम हैव सम से. दे विल एक्चुअली टेल यू कि क्या होने वाला है. दूसरा, इंडस्ट्रीज को लाओ विच शुड को डिजाइन कोर्सेज. यू शुड बी कॉन्स्टेंटली डिजाइनिंग कोर्सेज योर सेल्फ. अब वो प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी सिस्टम में बहुत बड़ा है. एक यूनिवर्सिटी 400-500 कॉलेजेस हैं. उस बड़े से हाथी को कुछ नया खाना खिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेन है. उसका जो फूड पाइप है वो इतना लंबा है कि कुछ यील्ड ही नहीं हो पाता. राइट. जब तक होता है तब तक कुछ नया हो चुका होता है. सो वी नीड टू क्रिएट एजिलिटी. या तो यूनिवर्सिटी छोटी होनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी एजाइल होनी चाहिए, या कॉलेजेस शुड बी एबल टू डिसाइड इन कॉन्करेंस एंड इन कंसल्टेशन विद द स्टूडेंट्स. Right. एंड इंडस्ट्री हैज टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू प्ले अ रोल इन एजुकेशन. अभी बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज नो इंसेंटिव. व्हाई शुड आई गो एंड टीच स्टूडेंट? मेरा क्या इंसेंटिव है? मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा. Correct. मैं क्यों जाऊँ? कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए. इट कुड बी टैक्स बेनिफिट्स, इट कुड बी, यू कुड कंसिडर एज अ CSR बिकॉज CSR मैंडेटेड है. यू कुड कंसिडर दैट. यू कुड डू सो मच मोर.
and get an industry involved in doing this. Once you do that, then people will be more job ready. So unemployment ka part of the problem comes from the fact that people are unemployable. Jobs हैं India, ऐसा नहीं कि jobs नहीं है. I have jobs where I can't find candidates, and there are candidates who can't find jobs. So इसका मतलब कहीं mismatch है. करेक्ट. जॉब्स को लोग नहीं मिलते, लोगों को जॉब नहीं मिलती. अब कहने को तो नौकरी ढूंढने के 50 प्लेटफॉर्म है. तो ऐसा भी नहीं है कि कनेक्टिविटी की इशू है. तो कहीं स्किल्स नीडेड और स्किल्स हैड में यू हैव एंड नीड में डिफरेंस है. राइट. और ये डिफरेंस बढ़ेगा विद एआई, क्योंकि जो स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स थी जो कॉलेज इम्पार्ट कर पा रहे हैं, वो तो ऑटोमेट हो जाएंगे, है ना. अब कॉपी राइटर्स का जॉब हम बात कर रहे थे कि मोर और लेस बहुत कम ही कॉपी राइटर्स अब बचे हैं, 20% बचे होंगे. वो तो एआई जैसे जैसे और इवॉल्व होगा, वो खत्म हो जाएगा, खत्म ही होगा. राइट. टॉप पे तो रहेगा, कोई तो ऐसा होगा जो एआई को भी कॉपी राइटिंग सिखाएगा, बट वो बहुत मिनिसिकल होगा, वो छोटा सा होगा, वो टॉप 1% होगा वो. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एआई का. चलिए थोड़ा सा कॉलेज से निकलते हैं, नॉन कॉलेज पे आते हैं. दिल्ली शहर है, हम दिल्ली शहर में एनसीआर में बैठे हैं. कितनी यहाँ पे ऑटो और टैक्सीज होंगी? ओला, उबर, ऑटो, मेरू सब मिला करके मान लेते 2 लाख होंगी. हाँ, श्योर. ठीक है. करीब 50,000 से 1 लाख मैकेनिक्स होंगे, 3 लाख लोग. आज से 5 साल के अंदर हाइड्रोजन कार्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, डीजल कार रिटायर हो जाएंगी और पेट्रोल कार ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट होगी. राइट. शायद थोरियम से चलेंगी गाड़ियां, हु नोस, यू नो, थोरियम पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी से. विच मीन्स दैट एंड देन आज से 5 साल बाद, यानी आज से 10 साल बाद, कार्स विल बिकम ऑटोमेटेड. राइट. यू डोंट नीड अ ड्राइवर. तो सारे उबर ले लेंगे बिकॉज एक एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी, उसका पैसा मिलेगा, और कार खुद से चलेंगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, 1.5 लाख लोग रोड पे मरते हैं, वो खत्म, बिल्कुल जीरो हो जाएगा. सो ऑल दैट स्टफ विल बी सॉल्व्ड. सो एवरीबडी विल बाय अ सेल्फ ड्रिवन कार. मैं तो खरीद लूंगा. हु लाइक्स ड्राइविंग? मतलब मेरे को तो दिल्ली में तो नहीं मजा आता ड्राइव करने में. ठीक. नाउ यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल कार्स आर ऑटोमेटेड एंड ऑल कार्स रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल और ऑन इलेक्ट्रिसिटी, and there's no petrol diesel car and there's no steering wheel in any car, auto, bus. कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए? 3 लाख लोग. Correct. सिर्फ एक शहर में. कितनी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई? करीब 20-25 लाख लोग जो उन पर डिपेंडेंट होंगे, 6-7 लोगों की फैमिली. यानी कि 25 लाख लोग, यानी कि दिल्ली के अंदर में हर 5वां व्यक्ति विल फेस अ लाइवलीहुड क्राइसिस बाय ऑटोमेशन. एंड यू कैन से कि नहीं होने देंगे, बट होगा. आप नहीं होगे तो आप प्रोग्रेस से पीछे रह जाओगे, फिर आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा. सो आइदर यू चूज दिस और चूज दैट, एंड इवेंचुअली यू विल चूज दिस बिकॉज प्रेशर आएगा आपके ऊपर. हाउ विल यू, व्हाट विल यू डू विद दिस 3 लाख पीपल इन वन सिटी? पूरे भारत में करोड़ों लोग होंगे ऐसे. व्हाट विल यू डू विद देम? यू कांट टीच somebody who has been driving truck for 30 years in his life कि अब ऐसा करते हैं तुम ना AI सीख लो, है ना, या तुम रोबोटिक चलाना सीख लो. इतनी जल्दी तो नहीं होगा, रातों रात तो नहीं होगा. ये प्रोसेस करने में भी 10 साल लगेंगे. प्लस आपको जो नए लोग, जो नए ट्रक ड्राइवर बन रहे हैं, आपको वहीं पे उनको रोकना पड़ेगा कि नहीं, आप इस सेक्टर में मत जाओ, इस सेक्टर का भविष्य नहीं है. आप रोबोटिक्स सीखो, आप AI सीखो, आप असेंबली लाइन सीखो, आप नेक्स्ट 4th जनरेशन ऑफ इंडस्ट्री देखो, आप ये देखो, वो देखो, जो भी करना है करो. बट इसमें लिमिटेड लोग ही जाने चाहिए. ये रोड मैप आपको आज बनाना पड़ेगा, है ना. यू हैव टू टेक द एक्शन टुडे. Right. That is futuristic governance. And in this time, you need to do that. Somebody needs to enlighten कि देखो ये दुनिया में भविष्य में ये होने वाला है. अब आप करोगे तो आपका रिस्क है. डेमोक्रेसी आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन भविष्य में अगर आपको करना है तो ये सेक्टर्स हैं जो भविष्य में राइज करेंगे. Right. आप इनमें, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप इसको पढ़ाई करो, आप इसको सीखो. ये इंस्टीट्यूशंस हमें बनाएं कि जो व्यक्ति जो भविष्य में चल के ट्रक ड्राइवर बनते, उनमें से आधे या 80-90% लोगों को हम दूसरी चीज़ों में रिट्रेन करना शुरू कर दें. जो चले गए 20-30 साल, उनको तो आप शायद रिट्रेन नहीं कर पाओगे, पर तब तक वो रिटायर भी हो जाएंगे. उनकी आपके रिटायरमेंट का वरी करना है, वो आपको वैसे भी करना पड़ेगा. बट जो यंग सेक्टर है वो वहाँ फंस ना जाए. यू डोंट वांट टू लैंड अप विद 3 लाख ड्राइवर्स ऑफ 30 years एज. 30 साल के 3 लाख ड्राइवर इन दिल्ली इन 2035. दैट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, बिकॉज फिर वो डेमोक्रेसी है तो आप उसको हटा नहीं पाओगे, और वो ऑटोमेशन आ रहा है तो आप उसको भी नकार नहीं पाओगे, एंड यू विल बी कॉट इन अ नो मैन्स लैंड. दैट प्लानिंग हैज टू बी डन टुडे. You have to do it 10 years before it happens.
एंड दिस हैज टू बी लाइक, ये तो हमने सिर्फ एक सेक्टर की बात की, दिस हैज टू बी लाइक मल्टीपल सेक्टर्स. एब्सोल्युटली, मोटर मैकेनिक को भी ट्रेन करना पड़ेगा आपको. आपको सब कुछ ट्रेन करना पड़ेगा. आपको टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा. टीचर्स भी ऑटोमेट होंगे बहुत सारे. I read this book 21 lessons for 21st century. Yuval Noah Harari. So he says this only कि सबसे पहले जिनकी जॉब जाएगी वो टीचर्स और ड्राइवर्स है. टीचर्स की जॉब जाएगी, लेकिन टीचर्स की जॉब हर जगह नहीं जाएगी, बिकॉज ह्यूमन लर्निंग हैपेंस बेटर व्हेन अनदर ह्यूमन टीचर्स. बट सर वो AI can evolve and give you that same experience, कई ऐसी right? चीजें होंगी जो जैसे मे बी 30% चीजें आप रोबोटिकली या आप AI से पढ़ा लोगे. 70% चीजें आप टीचर से पढ़ाओगे, लेकिन प्लानिंग तो पूरी AI कर देगी. जो टीचिंग प्लान बनता है, जो सिलेबस बनता है, जो क्लास शेड्यूल बनता है, वो सब तो ऑटोमेट हो जाएगा. तो इवेंचुअली somebody will lose job, Correct. right? And even if they don't lose the job, salaries तो कम हो ही जाएगी. अब पता नहीं सैलरी से क्या करेंगे, बट माई कंसर्न राइट नाउ इज द फैक्ट मे बी जो लोग रहेंगे जॉब से उनकी सैलरीज कम नहीं होंगी, बिकॉज देयर विल बी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु विल शेयर द बेनिफिट्स ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी लोअर. एम्प्लॉयज विल बी लोअर, योर प्रॉफिट्स विल बी हायर, सो एक्चुअली यू कैन एंड अप पेइंग मोर, Okay. but depends on the intent. I think we need to eventually even now we need to start planning on an automation tax. We need to create, जहाँ भी automation हो रहा है, we should ask those companies who are making astronomical profits by automation to start creating funds so that that fund could later be used by those people who will lose jobs, Right. to retrain them. So retraining should be a part of this thing, and this can be done at the source. जैसे TDS लगता है ना, तो वैसे ही जहाँ पे ये ऑटोमेशन के टूल्स बन रहे हैं, वहीं से we start creating a way so that some part of those profits are used to train those people whose jobs will be affected. Okay. It's a very complex process. टीचर्स के, लॉयर्स के साथ भी यही होगा, Correct. डॉक्टर्स के साथ यही होगा, डॉक्टर्स के साथ तो बहुत होगा. सर्जरीज फॉर सर्जन्स फॉर इंस्टेंस, सर्जरी तो ऑटोमेट हो जाएगी, पूरा मशीन करेगा. और अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आप टॉप नॉच सर्जन को छोड़ दो, बट इफ आई टेल यू कि एक बेसिक सर्जरी के लिए वुड यू लाइक टू डू अ रोबोट टू डू इट और अ ह्यूमन टू डू इट, अ लॉट ऑफ पीपल विल से भाई रोबोट मेक्स मोर सेंस, ह्यूमन कैन मॉनिटर इट, बट रोबोट के कम से कम हाथ तो नहीं फिसलते ना. Right. और अगर रेगुलर काम है तो वो तो कर ही देगा, और वो हो रहा है. आई सर्जरी, आई सर्जरी एग्जैक्टली पुणे में वो रोबोट से ही कर रहे हैं. रोबोट्स ही कर रहे हैं. Right. इनफैक्ट आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो वो डविंची करके एक रोबोट है, वो बना होता है, वो 7 आर्म्स का रोबोट, इट्स अ रोबोट, और आज का नहीं है, 5 साल से चल रहा है, और वो बेहतर होता जा रहा है. सो इवेंचुअली दैट विल हैपन. मैन्युफैक्चरिंग विल बी ऑटोमेटेड, industries will get automated, manufacturing will 100% be automated. So every sector other than handicraft, which by design is non-robotic, which is a smaller sector compared to job generators, तो बड़े-बड़े sector है, they will all trains will run without drivers. Right. They are running, Delhi Metro can run without a driver, many metros can run without a driver. So eventually all this will happen. Now this would mean massive job loss. In fact, there's an article which says that 30 crore jobs will be disrupted in the next 3-4 years across the world, not India, across the world. 30 crore कितना हुआ? 5 साल में अगर 30 crore jobs disrupt हो गए, तो 30 crore के ऊपर डिपेंडेंट लोग होंगे करीब 200 करोड़. बिल्कुल. यानी कि 2 बिलियन, दुनिया की 1/4 से थोड़ी ज्यादा आबादी would get disrupted लाइवलीहुड में in the next 4-5 years. 4-5 साल की बात है, और दिख रहा है. Correct. It's already visible. You told me na 83% and all that data. It's visible. It's happening. Now how do you tackle this? You can't say कि मैं देखूंगा नहीं इसको, क्योंकि दिख रहा है. कभी ना कभी तो प्रत्यक्ष दिखेगा ही इतना बड़ा कि फिर वो आप इग्नोर ही नहीं कर पाओगे. एलिफेंट इन द रूम. You can't be depressed about it individually or at a government or a policy level, because ये तो होना ही है. अगर आप इसको अवसाद और डिप्रेशन से लोगे तो आप सिर्फ डिप्रेस्ड ही रहोगे. दुनिया तो बदलती नहीं है आपके डिप्रेशन के लिए, तो वो तो बदलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी. और विदेशी कंट्रीज हैव अ वेस्टेड, बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, दे गेटिंग एज्ड, सो फॉर देम इट इज बेटर टू ऑटोमेट. फॉर अस इट इज नॉट. बट वी कैन प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन ऑटोमेटिंग द वर्ल्ड, because we have the people who can design all these things. Correct. So you have to strategize. No depression, no ignoring. You have to strategically take it as an opportunity and prepare now, not later, today. You should do that. At an individual, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, you have to invest in learning new things, even if it's not in your school, even if it's not in your college, even if it's not in your job, you pay money to invest. जैसे आप जिम जाते हो, सब्सक्रिप्शन देते हो, बॉडी बनाते हो, वैसे ही आप ऑनलाइन जाइए, कोर्सेज पढ़िए, पैसे दीजिए और अपना दिमाग बनाइए. इम्पॉर्टेंट है. Right. तो इंडिविजुअली प्रिपेयर करिए, इंस्टीट्यूशनली प्रिपेयर करिए, यानी कॉलेजेस चेंज हो, इंस्टीट्यूशंस चेंज हो, टू बिकम मोर नॉलेज ओरिएंटेड.
कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन शुड एक्चुअली गिव पीपल टाइम कि आप सीखिए, एक दिन आपका हफ्ते में आधा दिन मैं आपको देता हूँ, कुछ नया सीखिए. एंड देन एट अ पॉलिसी लेवल वेर यू हैव टू क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर पीपल टू डू दिस, राइट. इंडस्ट्रीज टू टीच पीपल फॉर प्रिपेयरिंग कि भाई भविष्य में जो जॉब्स हैं हम यंग लोगों को उन्हीं जॉब्स के लिए ट्रेन करें, पहले से ही बताएं. हर 18 साल के लड़के को तो नहीं पता ना, जो गांव में है किसी बाराबंकी में, उसको नहीं पता कि रोबोट से क्या होने वाला है. आपको बताना पड़ेगा एज अ पॉलिसी, एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्कूल, एज एन इंस्टीट्यूशन. यू हैव टू टेल हिम कि भाई देखो ये तुम्हारा जो करियर का सपना है, दिस मे नॉट वर्क. योर एस्पिरेशन टू बिकम एन उबर ड्राइवर एंड इज अ फेयर एस्पिरेशन टू हैव. कोई एस्पिरेशन बड़ी छोटी नहीं होती, अच्छा उबर ड्राइवर बनेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद उबर को ड्राइवर ही की जरूरत ना हो. देन व्हाट विल यू डू? सो देन यू हैव टू मेक पीपल अवेयर कि क्या होने वाला है. बट सर ये एक प्रॉब्लम है जो आपने अभी कहा कि उबर को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वो बंदा उस गांव में वो एस्पिरेशन लेके बैठा हुआ है, उसे कहीं और डाइवर्ट करना, उसे उस लेवल पे एजुकेट करना कि वो कुछ टेक्नोलॉजिकली बेटर कर ले या कुछ और कर ले, वो ही तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना. तो ये शुरू कहाँ से होगा? अवेयरनेस. पहले तो उसको पता ही नहीं है, और आपने बोला कि उसको कैसे पता लगेगा, तो वो तो इंस्टीट्यूशन हमें बनाने पड़ेंगे. बट उसकी सिग्निफिकेंट लाइफ तो निकल गई. अब लाइक ही इज लाइक 18-20 जब वो ये एस्पिरेशंस कर रहे हैं. नहीं, 17 साल तक तो आप मतलब वहाँ तक तो रिकवरेबल है, 18 तक भी रिकवरेबल है. एटलीस्ट वो देखो, जहाँ जागो जब जागो तब सवेरा वाली बात है. लेकिन अब ये तो नहीं आप कह सकते कि आप तो 18 के हो गए, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, नाउ बैड लक, है ना. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. यू हैव टू स्टिल टीच देम, यू हैव टू ट्रेन देम. और क्या लोग जॉब्स सेक्टर्स नहीं बदलते? क्या आप हर जो ड्राइवर होता है उबर का, क्या वो 10 साल पहले भी वही कर रहा होता था? कुछ और कर रहा होता था. उससे इसमें आता है. कई बार लोग खेती से उबर में बन जाते हैं, कुछ उबर से खेती में भी चले जाते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं. मेरे को तो कुछ ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है और वो उबर चला रहे हैं, एंड इट्स लुक्रेटिव. नो हार्म, मतलब उसमें कोई शेम थोड़ी ना है. ठीक है, इट्स अ बिजनेस, दैट्स फाइन. एवरी बिजनेस रिस्पेक्टेबल है, लाइवलीहुड कमा रहा है, उसकी इज्जत है. बट मुझे को ये दिखाना है कि ये जो सेक्टर है वो खतरे में है. योर जॉब as an the whole sector is in a question mark. Correct. And that awareness you should have. This is called situational awareness. आप aware हो कि situation क्या है. आप फिर भी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप करते करते भी तो कुछ सीखोगे ना. तो मे बी लोग पढ़ाई करेंगे. जैसे उबर में मैं देखता हूँ कि लोग ड्राइवर क्या करते हैं, खाली टाइम में टीवी देखते रहते हैं, वही यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं. कभी कोई गाना सुन रहे हैं, कुछ ये देख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं. मे बी वो यूट्यूब पे वो चीज़ें देखेंगे जो उनको एक्चुअली में हेल्प करेगी. शायद पॉडकास्ट देख ले, पॉडकास्ट देखेंगे, पढ़ाई करेंगे कुछ नया उसी में यूट्यूब पे. वो भी फ्री में ही अवेलेबल है, कुछ पैसा नहीं पड़ रहा. ये पॉडकास्ट फ्री में आप देख सकते हो. सो आप यही देखोगे, आप इसी से अवेयर हो जाओगे. सो वी हैव टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस, देन टेल देम कि ये कंटेंट है. तो जो काम करते करते भी सीख सकता है, और जो काम अभी शुरू नहीं किया है वो पहले जान तो ले, यही पॉडकास्ट ही देख के जान ले कि नहीं भाई ये शायद नहीं है मेरा करियर. मे बी आई शुड डू समथिंग एल्स. मे बी आई शुड नाउ इन्वेस्ट सम टाइम एंड लर्न चैट जीपीटी. नहीं, मैं जाऊँ भी, मैं ओपन एआई पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ चैट जीपीटी चलता कैसे है, और मैं ट्राई करना शुरू करता हूँ. मे बी आज इसी पॉडकास्ट को देख करके वही व्यक्ति एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाए. राइट. एंड दैट इज अ lucrative job these days. Yeah. But believe me, that will also be gone in some days. Correct. Something else will come up. Yeah. So you have to be agile. इसीलिए एक आदत डाल लो, नई चीज से डरना नहीं है. राइट. नई चीज से का वेलकम करना है, और उसको सीखने में मजा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए. लर्न, अनलर्न, रीलर्न. तो अनलर्न के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, लर्न के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको आनंद चाहिए. इस प्रोसेस में आनंद आना चाहिए आप. करेक्ट. So that is what will help you. डॉक्टर कलाम से सीखिए ना. 83 साल की उम्र में आखिरी दिन 27 जुलाई 2015 को जब हम गुवाहाटी पे उतरे और वहाँ से हमें शिलोंग जाना था, तो विस्तारा की फ़्लाइट है, दोपहर को उतरती है, फिर वही 2.5 घंटे का, शिलोंग का सफ़र 3 घंटे का. गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो ही वॉज सिटिंग इन 1A एंड आई यूज्ड टू सिट टू 1C 1A. तो आई टुक हिज बैग. एक बैग होता था, हैंड बैग, वो काले रंग का होता था. मैंने उठा लिया उनके पीछे. वो मैं कहता था पहले आप निकल जाइए, आपके पीछे से बैग लेकर जाऊँगा, तब देन द अदर्स वुड गेट डाउन. सो द बैग वॉज वेरी हैवी. यूजुअली हैवी होता था, बट आज एक्सेप्शनली हैवी था. सो आई सेड इसमें क्या ईंटा पत्थर ले आए हो, आप क्या ले आए हो, है ना, व्हाट डू यू वांट टू डू. एंड आई कुड हैव दैट जोक, आई कुड टेल हिम सब ब्रिक्स हैं इसमें, आई एम श्योर यू हैव गॉट ब्रिक्स. सो he said no, you open it.
ओपन कर दिया. ओपन कोई फर्क नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं. सो देयर वर 3 बुक्स, फैट बुक्स है ना, ये जो नीचे वाली बुक है उससे भी मोटी मोटी किताबें थी. आई सेड चलो आप तीन किताबें लेके चल रहे हो. मतलब एक दूसरी तीसरी से कार्टून में नहीं होता था, निकलता ही रहता था बैग से. सो आई सेड सर आप 3 बुक्स लेके क्यों चल रहे हो? ही सेड 1 आई एम रीडिंग. सो 3 घंटे का सफर है, 6 घंटा आना जाना प्लस 2 घंटा 2.5 घंटा एयरक्राफ्ट, तो 2.5 5 और 6 11 घंटे का सफर. एक किताब तो मैं पढ़ रहा हूँ, बट इसके अभी 20 पन्ने बचे हैं, 25 खत्म हो जाएगी. ठीक है 25-30 पन्ने तो खत्म हो ही जाएंगे. अब 11 घंटे में पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तो भी इतना तो आराम से ही हो जाएगा. सो ही सेड सो, मैंने कहा ओके ठीक है. सो सेड द सेकंड बुक इज व्हेन द फर्स्ट बुक फिनिशेस आई विल स्टार्ट रीडिंग द सेकंड बुक. ओके नॉलेज वेरी गुड. बट मैं कहा चलो वो सब तो ठीक है, तीसरी वाली क्या कर रही है? तो ही सेड सी आई डोंट नो वेदर द सेकंड बुक इज गुड. आई हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग इट. So what if the second book is not good? Then I'll start reading the third book. Yeah. It's a spare. It's like a backup. Because he didn't want to waste his time. उनका ये था कि भाई 11 घंटे, मान लीजिए आप 2 घंटा आराम करोगे, गाड़ी चलती गाड़ी में जितना भी पढ़ पाओ, लेकिन कम से कम 8-9 घंटा तो आप पढ़ सकते हो ना. तो जो वो 8 घंटा है, आई वैल्यू माई टाइम. नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यंगर पीपल, डू यू वैल्यू योर 1 hour? डू यू वैल्यू योर 2 hours? है ना? Have you sat through a movie knowing कि ये कचड़ा मूवी है, तब भी आप बैठे हो क्योंकि आपको पैसे वसूलने हैं? करते हैं ना लोग ऐसा. बिल्कुल मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस. बट नाउ इफ यू लुक बैक एट इट, नो इट वाज नॉट अबाउट द मनी, इट वाज अबाउट द टाइम आई गेव. राइट. है ना? कितनी बार आप एक चीज़ 5 बार देखते हो? क्यों देख रहे हो भाई? एक बार देख लिया, अभी दूसरी चीज़ देखो ना, नई चीज़ सीखो, कुछ नया तो एक्सप्लोर करो. व्हाई यू गेटिंग रेपिटेटिव प्रोसेस में हम क्यों जा रहे हैं? और कितना टाइम हम वैसे भी वेस्ट कर देते हैं. ये सब तो चलो फिर भी ठीक है, बट देयर सो मच ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड ऑफ टाइम बिकॉज वी डोंट वैल्यू टाइम. एक डायरी लो, उस पर लिखो 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया. याद तो रहेगा नहीं, तो हर घंटे का अलार्म लगा लो मोबाइल पे आप, और ये चीज़ 7 दिन करो आप. आपको पता, ये कलाम साहब ने मेरे से कराया था, मैं आपसे कराता हूँ, ठीक है? आप ये चीज़ 7 दिन करो, आपको 2 चीज़ें पता लगेंगी. एक तो पता लगेगा कि आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है. अननेसेसरी है ना, फालतू के परपंच पड़े हैं, नेगेटिव, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, जो पीठ पीछे ना वो बुराई करना एंड ऑल दैट स्टफ, बेकार की चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, रैंडम चीज़ पे बातें किए जा रहे हैं जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती गुस्से हो आप उसमें. सो यू विल रियलाइज दैट यू स्पेंड अ वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन योर डे डूइंग दिस नॉनसेंस. करेक्ट. Which does not give you happiness, no entertainment, no stress relief. It actually stresses you out. It gives you depression. And then because you've wasted so much time, it puts you under stress. फिर उससे और डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन और स्ट्रेस का साइकिल एंडलेसली बढ़ता जाता है. You'll break it. 7वें दिन आपको रियलाइज हो जाएगा ये. Right. और आपको ये भी रियलाइज होगा कि डे 1 से डे 7 में आपका जो टाइम वेस्टेज वाला स्लॉट था वो कम हो जाएगा. And you'll start enjoying not wasting your time. And you will also develop the habit ऑफ वैल्यूइंग योर सेल्फ. फिर आप सारी चीज़ें अपनी वैल्यू करोगे. करेक्ट. आप अपनी ग्रोथ वैल्यू करोगे, हेल्थ वैल्यू करोगे, अपने रिलेशंस वैल्यू करोगे, फैमिली वैल्यू करोगे, वर्क वैल्यू करोगे. यू विल बिकम मोर वैल्यूएबल टू योर सेल्फ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को ही निर्धन बना लेते हैं अपने ही नज़रिए में. राइट. हम अपने आप को एकदम वो बना लेते हैं गरीब, दिमागी रूप से. हमें हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, वी आर यूजलेस. एंड दैट्स व्हाट यू बिलीव इन. एंड इफ यू बिलीव इन दैट, देन द वर्ल्ड विल ऑल्सो बिलीव दैट. So manifestation begins here. Okay. So do that. 7 दिन करो. 7 दिन में आपको 7 से 8वें दिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी. Right. You'll become फिर लगे कि दोबारा बढ़ रहा है तो फिर दोबारा कर लेना. It's like a therapy. एंटीबायोटिक का कोर्स होता है ना 7 दिन का, तो ये मेंटल एंटीबायोटिक है. Right. और कुछ नहीं करना, खुद लिखो, किसी और को पढ़ाने की जरूरत नहीं है. अगर लिखने से डर लगता है कि मम्मी देख लेंगी, वाइफ देख लेगी, कुछ देख लेगी, कोई जज कर देगा, बॉस देख लेगा, तो आप अपने आप को गूगल पे बना लो, एक गूगल शीट वीट, उसमें लिख लो, उसमें पासवर्ड लगा लो, कोई और देख भी नहीं पाए. राइट. एंड इट्स नो, वो तो मोबाइल में भी चल जाता है. यू कैन डू दैट. ओके. डू दैट. इट इज वेरी यूजफुल. वेरी यूजफुल एक्सरसाइज. दिस फोटो, दिस इज अ फादर. देखो नीचे कुछ पड़ा है ना, दैट इज द लिम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन. 5-year-old बच्चे का, वो अपने बेटे का, वो बच्चे का वो देख रहा है. हाथ काट दिया, हाथ पैर काट दिया. This was kingly. This is like a real photo. This is a real photo. This is actual photo. No, this is photo. This is a photo of the person who did it.
And you see how easily these buggers, we've forgotten, we've not even heard of this. जैसे उस दिन मैं किससे राष्ट्रवादी से मैंने बोला था कि 1943 में the British did the biggest famine in India. 6 million people died. 50-60 लाख लोग मर गए. हाँ, पता ही नहीं है. करेक्ट 50-60 लाख तो ब्रिटिश नहीं मरे वॉर में, पूरे वॉर में. करेक्ट उस साल सबसे बड़ा जेनोसाइड वही था 1943 का. उतने तो जूस भी नहीं मरे थे उस साल हिटलर से. देखिए 43 वाज अ पीक किलिंग ईयर. सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे यहाँ मरे, हमें पता ही नहीं है. माँ बाप ने अपने बच्चों को कुएं में डाल दिया और उसके ऊपर खुद कूद गए ताकि वो बच्चे तुरंत मर जाएं, ताकि उनकी बैकबोन टूट जाए, वो मर जाए, क्योंकि नहीं तो गिद्ध खा लेगा. यू डोंट वांट अ लाइव चाइल्ड किसकी आँख खाए, फिर ये खाए, फिर वो खाए. यू डोंट वांट दैट साइट. राइट एंड देयर आर फोटोग्राफ्स. एक गिद्ध बैठा हुआ है, आदमी मरेगा, अभी खाएंगे. एंड वी ऑल नो दैट पुलित्जर प्राइज विनर जहाँ पे वो अफ्रीकन बच्चा मरने वाला है तो गिद्ध बैठा हुआ है. हमारे यहाँ ऐसे लाखों मर गए, हमें खुद ही नहीं पता. तो मेकोलिज्म स्टिल लिव्स इन अस. हमारी सफरिंग को हम प्रोजेक्ट ही नहीं करना चाहते. और वही हाल, मतलब ये दिस इज अ कॉलोनाइजेशन. लेपोल्ड की कहानी किसी ने सुनी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि बेल्जियम ने क्या किया. राइट वेयर इज जस्टिस? करेक्ट सच अ फोटो, यू नो, टू सी लिम्ब भी काट ले गए, लिम्ब लूट रहे हैं एक दूसरे के. जनरेशन वॉज मेम्ड ना. ये बच्चे बड़े हुए बाद में, राइट तो उनके यहाँ तो इकोनॉमी तो हमेशा के लिए बैठा दी ना. अगली एक जनरेशन तक इकोनॉमी बैठी रहेगी, क्या काम करेंगे, कौन खिलाएगा, करेक्ट फिर वो गरीब रही अफ्रीकन. सो दे ये इस तरह की जो इसको मतलब पॉइजन हर जगह बो के गए हैं सारे यूरोपियंस, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो वियतनाम में फ्रेंच हो, ब्रिटेन इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो. आदो रैडक्लिफ कौन थे? रैडक्लिफ नाम का व्यक्ति भारत में कभी आया ही नहीं था. पहली बार आया लाइन बनाने, और वो देखने ही नहीं गया कि कहाँ से कौन सा गांव काट रहे हैं. राइट वो तो मैप कुछ अता पता नहीं. मैकमोहन लाइन वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द ब्रिटिश टू डू एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च. करेक्ट आज तक इंडिया चाइना उसकी वजह से लड़ रहे हैं. आज तक रैडक्लिफ पे से इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं. एक कैंसर बो के चला गया. वही जो है इंडो चाइना यानी वियतनाम में फ्रेंच करके गए. वही कॉन्गो में हाथ काट काट करके बेल्जियन करके गए. तो ये लोग जहाँ गए, ये गोरे यूरोपियन जिधर गए ना, इन्होंने ना सिर्फ तब नासूर बने, जाने के बाद भी कैंसर बो के गए कि ये लोग जो है बदला ना ले लें मुझसे. पता चला किसी दिन गुस्सा हो गए इंडियंस, तो कहा चलो अटैक करते हैं, बदला लेते हैं इनसे. बदला ना ले लें इसलिए इन्होंने हमें हमारी प्रॉब्लम्स, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स के बीज बो करके गए. अलग अलग इनोवेटिव प्रॉब्लम्स हर जगह से बो के गए. 2 दुश्मन देके गए ब्रिटिश हमें, एक इधर एक उधर. और वो दुश्मन भी स्प्लिट होते जा रहे हैं और अलग अलग और क्रिएट उनको भी होते जा रहे कोई हैं. फायदा नहीं हो रहा. पाकिस्तान तो खत्म ही हो गया लड़ते लड़ते. करेक्ट हमसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ, बट हमें भी नुकसान हुआ. हमें भी वॉर लड़ने पड़े, हमारे भी सैनिक मरे, हमें भी अटेंशन देना पड़ता है. हमें भी एजुकेशन और हेल्थ केयर से डाइवर्जन दे करके वॉर लड़ने में अटेंशन देना पड़ता है. तो हमें भी ये सब करना पड़ा ना. हमें भी वेपन्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं महंगे महंगे. चाइना को भी कोई ऐसा बहुत फायदा नहीं मिल गया. भाई कब्जा तो नहीं कर पाए हमारे यहाँ, ना हम उनके यहाँ कर पाए. वही पाकिस्तान का हाल है. इट्स अ ब्लीड ऑन बोथ साइड्स. सो व्हाट वी बट दे फियर्ड कि इंडिया किसी दिन इतना बड़ा बन जाएगा कि हमें कब्जा कर लेगा और हमें हमारे पीछे पड़ जाएगा. जो अब हम करेंगे, मतलब हम तो उनकी इंडस्ट्री में तो कब्जा कर ही रहे हैं. और ऋषि नाम के व्यक्ति अब जो है उनका प्राइम मिनिस्टर है. सो वी आर वेल ऑन द पाथ टू डू दैट, नॉट विद रेट्रिब्यूशन, बट इट्स हैपनिंग एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. Because they knew that these people and this land is brilliant. These people are brilliant. This land is rich. It has got a lot of potential. And eventually someday they will rise and be at the top of the world. Because they were at the top of the world. History. इतिहास ही हमारा प्रमाण था. हमें तो कुछ सपने देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा तो इतिहास ही प्रमाण था. तो ऐतिहासिक प्रमाण था कि भविष्य में क्या होगा. तो वो जितना गरीब हो सकता था इंडिया को उतना गरीब बना कर गए, और उतने दुश्मन देके गए जितने वो दुश्मन दे सकते थे. और ये कहानी, ये जो फॉर्मूला है, ये यूरोपियंस ने हर जगह लगाया है. वियतनाम में भी झगड़ा करा के गए, वॉर ही लड़ता रहा वियतनाम. उस झगड़े में अमेरिका को जबरदस्ती घसीट दिया, तो वो अमेरिका ही 40 साल तक, 30 साल तक यही लड़ता रहा फालतू का वॉर, विच लेड टू नथिंग. करेक्ट वही जिसे मैं आपको कॉन्गो में बता रहा हूँ, लेपोल्ड वाली कहानी. करेक्ट अब उसके हाथ काट के चले गए. इतने हजारों लाखों लोगों के हाथ कटे हैं, वो बड़े हुए बच्चे, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट ही करती जा रही है तब तक. सब प्रॉब्लम. सो यूरोप क्रिएटेड जो वर्ल्ड के आज मेजर हॉटस्पॉट्स है वो सब यूरोपियन प्रॉब्लम्स. यूरोपियन प्रॉब्लम. यूरोपियन. और फिर यूरोप हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है कि अगर हमारी कोई लड़ाई हो रही है ना रशिया यूक्रेन में, आप हमारा साथ दो.
अरे तुम्हारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना, यही बड़ी बात है. So it is my benevolence that I'm not fighting a war against you. Right. Because India is a very great country to have forgotten कि हमारे साथ क्या किया आपने. आपने हमारी सारी स्किल्स खत्म कर दी, हमारी सारी वेल्थ लूट के ले गए, और आज भी उन म्यूजियम में रखे हैं बेशर्मों की तरह. और सारे ब्रिटिश म्यूजियम्स आर एक्टिव क्राइम सीन्स. किसी ने बोला था ना करेक्ट कि बस वहाँ पे सिर्फ ये लूटा यहाँ से, ये लूटा वहाँ से, ये लूटा वहाँ से, ये टीपू सुल्तान के खून से लगा हुआ. मैंने खुद देखा है एडिनबरा म्यूजियम में, कैसल में, ये टीपू सुल्तान का वो कपड़ा है जो उसने पहना था, उसमें खून का बड़ा सा धब्बा है, इसको हमने मारा था. उसका तलवार भी उठा ले गए. उसकी फैमिली यहाँ बैठी है, ले लेना चाहिए वापस. कोहिनूर लेके चले गए. और ये सब तो आप जानते हो. राइट. बाकी आप किसी छोटे से म्यूजियम में भी जाओगे तो 50% सामान इंडिया से लूटा होता है. अभी तो रिसेंटली वो भी था ना, कुछ शिवाजी महाराज का जो वाघनख जिसे कहते हैं, वो भी उठा ले गए वो. हाँ वो अभी, और उसे दिया भी वापस है. तो इट इज़ लाइक कि आपको पूरा नहीं दिया, वो परमानेंटली दिया नहीं है, सिर्फ वो जगह जगह आपको जाके दिखा रहे हैं इंडिया में. लैंड किया होगा ना. हाँ. लैंडिंग है वो. सो उसमें भी कमा रहे हैं वो, लैंड करके भी. हाउ इज इट, आपका मालिकाना हक कैसा है? हाँ मैं आपके घर से कुछ सामान चोरी कर लूँ और फिर पता लग जाए कि आपने चोरी किया है, तो कम से कम इतनी शर्म तो रखूंगा कि पब्लिक में नहीं दिखाऊंगा, देखो मैं चोरी करके लाया. राइट. है ना, ये देखो ये यहाँ से चोरी किया, वो वहाँ से चोरी किया. मतलब हमारे जानवरों से लेकर के हमारे जवाहरात तक सब कुछ चोरी करके ले गए. 40 ट्रिलियन का सामान चोरी किया. ट्रिलियन. और अमेरिका की इकोनॉमी इस समय 15 ट्रिलियन के आसपास है एक साल की. मतलब ऑलमोस्ट जितनी बड़ी इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट उतनी बड़ी पूरी इकोनॉमी उठा के लेके चले गए. And they have the audacity to display it and then expect us to support them in their wars. Right. बट सर ये मतलब आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस किसी को कि ये जो लेके चले गए हम वापस से क्यों नहीं ले सकते? मतलब व्हाई कांट वी जस्ट से कि ये तो हमारे. तो वो तुम कहेंगे ही, सभी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं ले सकते? नहीं देते, नहीं देंगे. बट कुछ लॉ है या क्या है विच स्टॉप्स? अनफॉर्चुनेटली उस समय चोरी का कोई लॉ नहीं था ना, क्योंकि आप ही तो शासक थे. बट वी नो ना कि ये तो हमारा है. सो द प्रॉब्लम इज दैट आप लॉ अब बनाओगे ना कि सामान जो चोरी किया था वापस करो. हाँ. वो कहेंगे हमने तब लॉ बनाया था कि जो सामान चोरी किया वो तो मेरा है. सो द प्रॉब्लम इज दैट कॉन्फ्लिक्ट है ना. अब या तो हम जबरदस्ती ले लें, वो हम लेंगे नहीं, क्योंकि दैट इज यू नॉट गोना रेज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ओवर दिस. बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. लंदन गया था मैं. आई स्पेंड लॉट टाइम, मेनी डेज इन लंदन. वहाँ पर ना वॉर के मेमोरियल्स होते हैं, अच्छे बड़े सुंदर होते हैं. राइट. और बीच में होते हैं, लंदन के बीचों बीच जो बकिंगम पैलेस वाला जो एरिया है जहाँ पे किंग रहता है, वहाँ पर कैनेडियन मॉन्यूमेंट है, बड़ा सुंदर सा बनाया है उन्होंने. स्टेप्स हैं, बहुत अच्छा सा है. वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स का है, वहाँ पे न्यूजीलैंड के सोल्जर्स का भी है. मतलब महज कुछ हज़ार सोल्जर्स की सैक्रिफाइस, स्टिल सैक्रिफाइस, बट इतनी नहीं थी जितनी ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन की थी, लेकिन सबका है. छोटा सा कंट्री है न्यूजीलैंड, है ना. तो ऑलमोस्ट सारी गोरी कंट्रीज जो है ना, उन सब के सैक्रिफाइस का मेमोरियल वहाँ बनाया कि इन्होंने हमारी क्वीन के लिए जान दी, इन्होंने हमारी क्वीन के लिए लड़ाई लड़ी और जान दी, एंड ऑन सो फोर्थ. मैं ढूंढ रहा था कि हमारे दोनों वॉर मिला करके लाखों में सोल्जर्स मरे हमारे अपने, ठीक है. इंडिया गेट तो बन गया उसके नाम से एक, लेकिन तो हमारे यहाँ है. बट इन्होंने हमारे थैंक यू वाला मॉन्यूमेंट किधर है? और हम उतने ही, हम एक्चुअली more Indians died than न्यूजीलैंडर्स और कैनेडियंस एंड ऑल. वी फॉट द मोस्ट डिफिकल्ट वॉर्स फॉर देम. और हम तो मतलब ओप्रेस्ड कंट्री थे, हमें तुम भूखा भी मार रहे थे और हम आपकी लड़ भी रहे थे. हमारा लेना देना भी नहीं था, तुमने हमें भी मारा, फिर हम तुम्हारी लड़ाई लड़के फिर भी हम मरे. तो मुझे लगा कि सबको थैंक यू बोल रहे हैं, हमें भी थैंक यू बोला होगा कहीं. तो मैं ढूंढने निकला, बहुत ढूंढा, मैंने मैप पे ढूंढा, लोगों से पूछा, ये वो, किसी को पता ही नहीं है. सबको बाकी सब पता है, इंडिया का नहीं पता. फिर मैं बकिंगम पैलेस के पास एक पगडंडी है, आदमी के चलने की जगह, मतलब फुटपाथ है. फुटपाथ पे 3 खंबे मिले मुझे. 3 खंबे होंगे 8 फुट के. उन पे लिखा हुआ था dedicated to the volunteers, not soldiers, volunteers who lost their lives in the 2 world wars from India, Pakistan and Bangladesh. हमें 8 फुट के इतने बड़े बड़े 3 खंबे दे दिए और कहा आप तीनों शेयर कर लो इनको, और आप सब वॉलंटियर्स हो. लाखों में तो हम भी मरे. और वो खंबे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, मैप पे भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलते हैं. वो आपको बस वो रास्ते में टकरा जाएंगे आप उनसे. और वो वॉलंटियर्स नहीं थे, हम वॉलंटियर्स बन गए. पॉलिटिकल प्रेशर देके जबरदस्ती भेजा था. वॉलंटियर का है बात कि हम तो गुलाम थे, हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे लिए मरने ना. आई हैव नो रीजन टू गो एंड डाई फॉर योर कॉज हु आर माय ऑपरेसर. एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न आर 3 8 फीट खंबास. दैट्स ऑल.
दैट्स इंसल्ट, ये इंसल्ट है। इसराइल में जबकि वी हैव लाइक अ मेमोरियल। यही होता है ना, इसलिए राष्ट्र को ना पावरफुल होना चाहिए हर दृष्टि से। नहीं होता है ना, तो आप यूरोपियंस और इन गोरों से तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको इज्जत देंगे। आपको तभी इज्जत देंगे जब आप शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से, सामरिक यानी मिलिट्री रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तभी आपको आपको आउट ऑफ सिंपैथी ये कुछ नहीं देने वाले। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी चंद्रयान 3 जब हमने लॉन्च किया कि ब्रिटिश, वेल नोन ब्रिटिश टेलीविजन एंकर ने बोला कि अब हमें इनको एड देना बंद कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि ये तो चंद्रयान छोड़ते हैं, हमसे नहीं हो रहा। जेलसी, बट एड तो आ भी नहीं रहा था ना किस उस बात वक्त के तो। डर था? 40 ट्रिलियन जो दे के गए वो तो वापस करो पहले। $1 मिलियन की एड की बात कर रहे हो और 40 ट्रिलियन लूट के बैठे हो, उसको वो वापस भी कर दो फिर। थोड़ा रेपरेशन देना चाहिए इनको, तो विद इंटरेस्ट देना चाहिए। बट अब कहाँ दे पाएंगे, खत्म। राइट, they themselves become paupers. So the problem is, see, they can't stand that India is rising. ये तो गुलाम देश है, हमें कॉमनवेल्थ बनाया, हमें तो कॉमनवेल्थ समझते हैं कि हम तो मतलब इन्हीं के अभी भी साम्राज्य साम्राज्य काबिज रहे, खत्म ना हो जाए, तो एक ये कॉमनवेल्थ बना दिया। ये सब इसलिए किया ताकि हम बदला ना ले लें इनसे कभी। सो फिर हम कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह जो होते हैं वो क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? आई थिंक वी हैव अ बिगर मिशन देन दिस। रेट्रिब्यूशन इज नॉट बट देन वो एक सटल मैसेजिंग रहेगा ना, इफ वी डोंट प्ले दोस देखो ये सब बहिष्कार और बॉयकॉट और क्या बोलते हैं उसे, कैंसिल कल्चर, इन सब करने से उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्चुअली में फ़र्क डालना है तो जो हमें करना चाहिए वो ये कि इनकी कंपनीज को टेक ओवर कर लेते हैं, सबको खरीद डालते हैं, जैसे हम जो कर रहे हैं ऑलरेडी, और ऋषि नाम के एक व्यक्ति को इनका प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और ये खुद ही इलेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, और ठीक है, विल नॉट डिस्ट्रॉय यू, बट वी विल टेक व्हाट इज माय ड्यू शेयर। राइट, अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो मैं CEOs बनाऊंगा ना कंपनीज के। आप कंपनी बनाओ, मैं CEO बनाता हूँ आपके लिए, एंड आई विल टेक ओवर देम, एंड दैट्स व्हाट वी शुड डू। इंडिया इज एज अ कंट्री एंड इंडिया इज ऑल्सो अ सोसाइटी। द सोसाइटी ऑफ इंडिया इज वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। राइट, तो वो जो डायस्पोरा है और जो हमारी अपना कल्चर है, वो सब एक है। सो ये जो डायस्पोरा वाली चीज़ है, इसे भी हमने आज तक कभी यूज़ नहीं किया था, जिस तरह से चाइना यूज़ करता है उनके डायस्पोरा हाँ, को। तो वो, लेकिन क्या होता है उससे? चाइना की तो बदनामी होती है ना कि सब स्पाई बन गए हैं, हर आदमी चाइना को शक की निगाह से देखता है। आपको लगता है कि कभी कोई ली हुआन नाम का व्यक्ति ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा? नहीं बनेगा, बट ऋषि बन सकता है, क्योंकि इंडिया की रिस्पेक्ट है। और हमें नहीं बनना ना, हमें रेट्रीब्यूशन नहीं लेना है, हमें बदला लेने की भावना से थोड़ी ना जाना है। हम उस भावना से जाएंगे तो हम खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, वो हमारा कल्चर नहीं है। दैट इज़ अ वेरी यूरोपियन कल्चर। बदला लेते हैं, तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरे को हराया, मैं दोबारा लड़ूंगा अभी हिटलर और दुगनी आर्मी के साथ लड़ूंगा, जर्मनी। हर आदमी बदला लेता है, वहाँ पे बदला लेने की भावना है। हमारे यहाँ ये है कि टू बी लार्जर देन यू, आई डोंट नीड टू कट यू डाउन। मैं अपने जो अपना पेड़ है, जो अपनी खेती है, मैं उसमें बेहतर खाद डालूंगा, बेहतर पानी डालूंगा और तुमसे बड़ा बन जाऊंगा। और नहीं भी बना तो मेरा तो खेत खुशहाल बनेगा ना। सो वी आर दैट सोसाइटी। संतोषम है ना, वो ज़रूरी है। वो नहीं करोगे ना तो फिर एक पॉइंट पे आपको सोसाइटल डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि रिवेंज की भावना से आप ज़्यादा दिन पॉजिटिव नहीं जी पाओगे। राइट, बट हम तो रिवेंज नहीं लेना चाहते, चलो वो ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं, उससे भी उन्हें प्रॉब्लम है। उनके वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव हमेशा ये रहता है कि भारत को आप नेगेटिव सेंस में दिखाओ। एब्सोल्युटली। तो किस तरह से डील करें फिर? मतलब चाहते क्या है वो हमसे? वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव यही होता है कि हमेशा इंडिया को एक छोटी सी घटना को लेकर के पूरे भर में प्रोजेक्ट कर दो। एंड दिस इज एंड प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको BBC पे इतना भरोसा है कि उनको लगता है कि BBC बोल रहा है तो सही बोल रहा हो। राइट, सर अभी 2-3 दिन पहले हैप्पीनेस इंडेक्स वो आया था कुछ, उसमें वी वर बिलो यूक्रेन। आई वाज लाइक, यूक्रेन में वॉर शुरू है और हम उनसे, राइट, हम उनसे ज़्यादा मतलब नाखुश कैसे हो सकते हैं? भाई उनके हिसाब से हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी कुछ पता नहीं 140-50 स्थान पे हैं। हाँ, तो उनके हिसाब से हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 159 के आसपास स्थान पर हैं। ठीक है, और ये देश 85 करोड़ लोगों को 10 साल यानी 2019 से लेकर 2029 तक और शायद उसके बाद तक फ्री में खाना खिला रहा है। ये हंगरी कैसे हैं लोग? अगर 85 या 83 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, मतलब हमारी आधी से ज़्यादा आबादी फ्री में खाना खाती है। हमारे यहाँ खाने का प्राइस सबसे कम है ग्लोबल, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड से आप कहीं से भी नाप लो, भारत में तो खाना बहुत सस्ता है।
तो आप कैसे कह सकते हो कि जिस देश में 2 रुपए की चाय मिलती है वहां पर ग्लोबल हंड्रेड, हम ये नहीं कह रहे कि हंगरी लोग नहीं होंगे या ये इशू नहीं है या न्यूट्रिशन इशू नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये कहना कि हम दुनिया में सबसे खराब है, हम अफ्रीकन कंट्रीज, सब सहारन कंट्रीज से भी खराब हैं, Right. डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 80-85 लोगों को फ्री में खाना और राशन दे रहे हैं और अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम ग्लोबल हंगरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम ग्लोबल क्राइम कैपिटल है, हम नहीं है, स्टेटिस्टिकली हम नहीं है। क्या क्राइम प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है। और जीरो क्राइम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या ये कोई देश कर पाया जीरो क्राइम? कोई बड़ा देश कोई नहीं कर पाया। डेवलप्ड सोसाइटीज में भी क्राइम तो होता ही डोंट है। टेल मी कि हमारे यहाँ मर्डर रेट यूएस से कहीं कम है, हमारे यहाँ मर्डर रेट यूके से बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आई एग्री, बट ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि हम सबसे खराब है, कि हम दुनिया की मर्डर कैपिटल है, हम दुनिया की रेप कैपिटल है, हमारे यहाँ विमेन सबसे अनसेफ हैं, सब कुछ खराब है। आप स्टेटिस्टिक्स दिखाइए मेरे को। मैं ये नहीं कह रहा कि विमेन सेफ्टी इज नॉट एन इशू, बिल्कुल है, विमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, और नहीं होने चाहिए, ऑफकोर्स नहीं होने चाहिए, बट आप ये मत मेरे को सिखाओ कि हम सबसे खराब है। हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है, और हम जीरो क्राइम तक जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये मत कंपेरिजन दिखाओ ना, शो मी ए नंबर which says that your murder rate is lower than mine. राइट। It's not. अमेरिका में हर एक व्यक्ति पे लगभग 2 बंदूकें हैं, हर बात में कोई एक दूसरे को गोली मार देता है। यहाँ पे स्कूल शूटिंग्स कितनी होती है वहाँ पे? स्कूल में बच्चे एक दूसरे को गोली मार देते हैं। हमारे यहाँ सुना आपने कभी ऐसा होता होगा? कभी नहीं होगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसी हरकतें नहीं होती हैं। आप ये कहो कि हाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में वायलेंस होता है, बुलिंग होती है, ऑफकोर्स होती है। बुलिंग तो कहाँ नहीं होती? देखो कहीं भी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ भी हाँ, हो। जस्टिफाइबल नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम सबसे बुरे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। हम सबसे अच्छे भी नहीं हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वी आर नंबर 1, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें नंबर 1 पे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि BBC और CNN ने अगर ऐसा बोल दिया कि आप सबसे बुरे हो, आपके यहाँ वेमेन सबसे अनसेफ हैं, आपके यहाँ मर्डर रेट सबसे ज़्यादा है, और आप सबसे भूखे भी हो, आप सबसे दुखी भी हो, आप सबसे बेकार नकारे व्यक्ति हो, तो यही तो मैं कॉलेज सिखा रहा था यही मैं कॉलेज सिखा रहा था किताबों से, और अब विदेशी मीडिया सिखाने की कोशिश कर रही है बाहर से। हमारी डेमोक्रेसी खराब है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती। काहे बात की डेमोक्रेसी नहीं होती? इस देश में पंचायत से लेकर के निकाय तक, निकाय से लेकर के स्टेट तक, स्टेट से लेकर सेंटर तक, यहाँ पे राष्ट्रपति भी चुनाव से आता है, उन चुने हुए लोगों से जिनको जनता ने चुना होता है। जिस देश में हर चीज़ पे, हर कोऑपरेटिव में, हर इंडस्ट्री यूनियन में चुनाव पे चुनाव होते हैं, जहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ होता है, आप ये बोलोगे कि उस देश में लोकतंत्र नहीं है? जहाँ आपके देश में 2 पार्टियों से ज़रा आप तीसरी को जीने नहीं देते हो। हमारे यहाँ हर स्टेट में स्टेट की पार्टी, लैंग्वेज की पार्टी, जिले की पार्टी, कम्युनिटी की पार्टी, धर्म की पार्टी, सब अलाउड है, हम कुछ नहीं रोकते। आप मेरे को सिखाओगे कि डेमोक्रेसी नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि आपके हिसाब से हम कमज़ोर नहीं बन पाए। जो आपको मन था, आपको मन था कि एक ऐसी सरकार बने जो हमेशा हिलती डुलती रहे, जिसमें कभी आप कुछ लोगों को पैसा दे दो तो वो इधर भाग जाए, तो सरकार ऐसी गिरनी शुरू हो जाए, फिर ऐसी गिरनी पड़ जाए, फिर आप सिविल सोसाइटीज़ को फॉरेन फंडिंग दे दो, फिर वो हर एक इंडस्ट्री के बाहर खड़े होकर के रोकने की बात करने लगे, जिसमें बेसर पैर की चीज़ें होती रहें और हमेशा केओस रहे और ग्रोथ ना हो पाए। ये आपका सपना था। आपका सपना था कि एक ऐसा देश बने भारत जिसमें हर नागरिक ये सोचे कि जब ब्रिटिश थे तो बड़े अच्छे थे। अभी देखो कितना क्राइम, कितना मर्डर, कितनी गरीबी, कितने भूखे लोग। ये इंडियन सब बेकार, वी आर सो बेकार लोग। हमें तो एक ब्रिटिश चाहिए वापस। राइट। यू वांटेड दैट एंड यू स्टिल वांट दैट। आपको प्रॉब्लम, आप चंद्रयान नहीं दिखाते, आप ये नहीं बोलते इंडिया द साइंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बोलो ना। व्हाई डिड यू टेल दिस कि इंडिया इज द साइंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कि चंद्रयान 3 उतारा, उसमें तो आप बोलते हो नहीं इनका वो काट लो, इनकी एड काट लो, ये कर दो, वो कर दो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। सब नहीं करते, लेकिन इट इज़ अ मेंटालिटी विच अ लॉट ऑफ वेस्टर्न मीडिया एंड वेस्टर्न एक्सपर्ट्स शेयर अबाउट इंडिया। नाउ सम ऑफ इट is data and which we should respect it, we should acknowledge it, and we should research our own, but just because they have said it doesn't make it right. कि गोरे ने बोला तो सही है, बुरा बोलेगा तो गलत है। वो माइंडसेट को डीकोलोनाइज करने की जरूरत तो खुद तो डीकोलोनाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलो कि बुरा सही है और गोरा गलत है, आप बोलो सब बराबर है, सब इंसान है। ये हमारा कल्चर है। हमारे यहाँ तो गोरे लोग भी इतने गोरे होते हैं कि उनसे गोरे होते हैं, राइट। और हमारे यहाँ काले लोग भी इतने काले होते हैं कि वो अफ्रीकन जैसे दिखें आपको। तो हम तो डाइवर्स कंट्री हैं भाई, हमारे लिए सब बराबर है। तो हम सबकी बात तो बराबर सुने, नैतिकता पे जाएं, उनके तथ्य पे जाएं, उनके लॉजिक पे जाएं, उनके कलर और स्किन पे क्यों जाएंगे आप? राइट। तो हम क्यों ये एक रेसिज्म, सेल्फ इम्पोज रेसिज्म करते हैं? और हम ही सुनते हैं गोरा चाहिए, गोरा बोल देगा, नाम गोरा है, ब्रिटिश है तो बोल रहा है, जर्मन है तो बोल रहा है। अरे तो क्या बोल रहा है यार? राइट। आज के देश में टाटा की गाड़ी
इज एज गुड एज एनी ऑडी एंड एनी BMW, लेकिन दिमाग में हमारे इट्स अ बेटर कार. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बेटर कार. इट्स सूटेड फॉर इंडियन कंडीशन, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन टेम्परेचर, इंडियन रोड क्लियरेंस जो चाहिए. लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये फरारी है तो ये ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि ये फरारी है ना. फरारी स्पीड ब्रेकर आ जाए वो अटक जाएगी. चलाओ ना इंडियन रोड पे आप, वो टायर फट जाएगा इतना तेज चलाओगे तो. क्लियरेंस ही नहीं है उसमें. हाँ. और हमारी रोड ऐसी है तो है, अब है तो है, क्या करोगे. वो धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उसी की वजह से खेती भी होती है. तो डोंट टेल मी कि इंडिया इज अ डस्टी कंट्री एंड इट्स सो बैड एंड सो अगली, बिकॉज वही डस्टी हॉट कंट्री विद लॉट ऑफ बारिश इज बिकॉज दैट इज द रीजन यू गेट फूड एंड दैट इज वाई बिकॉज योर फादर्स, उसी वजह से उनको भी खाना मिला है. इसी वजह से इतनी पॉपुलेशन ये देश, ये मिट्टी सपोर्ट कर सकती है क्योंकि इस मिट्टी में धूल है, पानी है, बारिश होती है, मानसून होता है और थोड़ी मिट्टी भी होती है और थोड़ी गंदी भी दिखती है कभी कभी, लेकिन उसी से अनाज निकलता है. उसी लिए आप कॉलोनाइज करना है. इसीलिए उसी के चक्कर में तो सब आ गए थे. हाँ. है ना. उसी मिट्टी में थोरियम भी है. करेक्ट. उसी मिट्टी को जिसको आप बोलते हो ये गंदी है, धूल है, उड़ती रहती है, उसी मिट्टी में थोरियम है, उसी में एनर्जी छुपी हुई है. इट्स सो रिडिकुलस व्हेन पीपल डू दैट. आई फाइंड इट वेरी रिडिकुलस. अंग्रेज करें तो करें, हम ही करने लगते हैं. है ना. मैं दुबई में था, आई वाज कमिंग बैक, इंडिगो की फ्लाइट थी, लाइन लगी हुई थी बोर्डिंग के टाइम. है ना. तो एक इंडियन कपल है, प्रॉबेबली मतलब लुक्ड लाइक दे वर जस्ट मैरिड, एंड दिस मैन सेज टू दिस गर्ल, देखो ये इंडियन फ्लाइट है इसलिए लाइन लगी हुई है, इंडिया का एक्सपीरियंस पहले से ही मिल जा रहा है. अब बगल में देखो तुम, कैथे पैसिफिक की लाइन लगी है, इससे लंबी लाइन लगी है बाहर. लेकिन तुम्हें सबके सामने ये बोलना है कि इंडिया में गंदगी होती है और लाइन होती है. अब वही लाइन वहाँ लगती है तो आप नहीं बोलते इस चीज़ को. आपको यहाँ पे एक जो क्रैक करने को मिल गया इंडिया के ऊपर, अपने ऊपर, तो आप कर रहे हो. ये कोई विनम्रता नहीं है, ये मूर्खता है. आप सबके सामने क्यों बोल रहे हो यार. देश के अंदर जोक बोलो तो बोलो, बट घर के जोक बाहर क्यों बोलते हो. अपनी मजाक उड़ा रहे हो बाहर. लोग क्या सोचेंगे. लोग तो यही सोचेंगे कि इससे भी गंदी लाइन होती है. नहीं होती है. इंडियन एयरपोर्ट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. राइट. बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू. जितने एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, मैं तो दुनिया भर के एयरपोर्ट देखे मैंने, नथिंग कंपेयर्स टू दिल्ली एयरपोर्ट. राइट. नथिंग कंपेयर्स टू बॉम्बे एयरपोर्ट. इतना सुंदर एयरपोर्ट है वो. It's so beautiful. You have to look at the Bangalore का जो नया एयरपोर्ट बना है. It is so environment friendly and it is so beautiful. It's so beautiful and it's so efficient. Right. इंडिया में फ्लाइट्स जैसे ही आप फ्लाइट डिले का सिचुएशन आप कनाडा और यूएस में देखिए कितना होता है, इंडिया में नहीं होता है. डिस्पाइट कि हमारे यहाँ कोहरा होता है, बारिश होती है, धूल चलती है, आंधी आती है, तब भी नहीं होता. वो कन्वेयर बेल्ट का एक नॉर्मल एग्जांपल है. मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा इन विच यूएस का वीडियो था. 4 अलग अलग फ्लाइट्स के बैग्स एक ही कन्वेयर बेल्ट पे आए, एक पूरा बैग फट के अलग हो गया. हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता कभी. हमारे नहीं होता क्योंकि एफिशिएंट है हमारा सिस्टम. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मैकॉलेज ने जो मैकॉलिज्म कल्चर है और उससे जो एजुकेशन से पढ़े हुए लोग हैं ना, उनको यही लगेगा कि लॉर्ड विलियम बेनेटिक वॉज ग्रेट एंड ब्रिटिश वर ऑसम एंड द मुगल्स डिड अ ग्रेट जॉब और हम सब बेवकूफ़ हैं. और इसलिए क्योंकि हम आज़ाद हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम खुद को चला नहीं सकते. राइट. पॉलिटिकल सिस्टम में आपने बोला अपहीवल है, तो कहाँ नहीं है. आप अमेरिकन इलेक्शन में देखिए, एक का बेटा सेनेट में ट्रायल दे रहा है, दूसरा प्रेसिडेंट जेल के कोर्ट के चक्कर लगा रहा है कि जेल ना चला जाऊं. तो अपहीवल तो वहाँ पर भी है. तो द पॉइंट इज समहाउ अमेरिकन डेमोक्रेसी इज ऑसम हमारे दिमाग में. सो ऐसा ये जो मानसिकता है ये बदलने की आवश्यकता है. और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि अगर देश में कुछ बुरा है भी, और है बुराई तो होंगी, इतने बड़े देश में कुछ गलत चीज़ें भी होंगी, कुछ गलत एलिमेंट भी होंगे, बट उसको देश का सॉन्ग मत बनाइए ना बाहर गाने के लिए. यू शुड नॉट सिंग दैट सॉन्ग ऑफ इंडिया आउटसाइड. आपके घर में 50 झगड़े होते हैं, कुछ भी होता होगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है कभी कभी लोगों के घर में, खुद सॉर्ट करते हैं. परिवार के अंदर बात रहती है. आप बाहर थोड़ी ना गाना शुरू कर देते हो, यही होता है मेरे यहाँ तो प्लेट फेंकते हैं लोग. आप नहीं बोलते ना इस बात पे. अभी एक दिन हुआ, क्योंकि सामने वाला तो सोचेगा कि आपके यहाँ ऐसा ही होता है. एक तो वो सोचना चाहता है ऐसा, क्योंकि उसको अंदर से अच्छा लगता है. हाँ इंडिया बहुत बुरा है, बहुत अच्छी बात है, हम चले गए, देखो इंडिया भिखारी बन गया. लेकिन ये तो सोचना चाहता है. फिर आप उसको और भी एक केस दे रहे हो, फिर उसी को वो एग्जैजरेट करेगा कि यार ऐसा ही होता है इंडिया से. और फिर वो 10 को बताएगा कि ऐसे इंडियंस आर लाइक दिस ओनली, है ना. And that's what it is, and which is not even true. आप बोलते पब्लिक टॉयलेट गंदे होते हैं. I went to villages of England. You cannot enter a village toilet in any station in England. आप जाओगे नहीं. किसी गली कूचे के मोहल्ले में जो पब्लिक टॉयलेट है उससे गंदा पब्लिक टॉयलेट होता है किसी स्टेशन में. लंदन के आसपास के जो गांव हैं उनके स्टेशंस में
वो नहीं बोलते जा जा करके फोटो क्लिक 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 क्लिक, Right. गंदा है गंदा है गंदा है. वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विथ सेइंग कि हम कितने बुरे हैं जब हम हैं भी नहीं. और ये कोई विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई, अब ये मूर्खता पे पहुंच गया है. तो इसलिए दैट इज व्हाट वी शुड टेल आवर चिल्ड्रन. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल चिल्ड्रन. और मैं तो पढ़ाता ही बच्चों को इस बारे में कि हमने क्या क्या हासिल किया है. आसान नहीं था. हमने शून्य की खोज करी, हमने बाइनरी खोज करी, हमने शल्य चिकित्सा बनाई, हमने आयुर्वेद बनाई, हमने योग बनाया, हमने लैंग्वेज बनाई. सब्जेक्ट प्रेडिकेट की अंडरस्टैंडिंग इज इंडियन, ग्रामर इज इंडियन. दीज पीपल डिडंट हैव ग्रामर. राइट. दे डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रेजेंट है क्या पास्ट है, कुछ भी बोल देते थे. वी मेड ग्रामर. संस्कृत और उसी से निकली हुई हिंदी ऐसी भाषा है जिसकी वर्णमाला में कोई भी, अगर आप अपने मुंह से कोई भी आवाज निकालिए, कोई भी आवाज निकालिए, मैं उसको लिख दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा, आपके कैमरामैन को दे दूंगा, वो उसको पढ़ेगा, वही आवाज निकाल देगा. इट इज सो एक्यूरेट. किसने बनाई? और आज की बात तो है नहीं, संस्कृत तो हजारों साल पुरानी है. तो किसने बना दी? वही तो था. ऋग्वेद इज द ओनली वेद, इज द ओनली स्क्रिप्चर, इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रनिंग स्क्रिप्चर बाय द वे, द ओल्डेस्ट बुक. इट इज अ बुक विच प्रेडिक्ट्स द एज ऑफ द यूनिवर्स. ऋग्वेद में कहते हैं कि ब्रह्मा का आधा दिन यानी एक कल्प, लगभग 4.5 बिलियन ह्यूमन ईयर्स यानी मनुष्य के 4.5 बिलियन साल का एक ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, यानी आधा दिन होता है. आधे घंटा सृजन होता है, आधे घंटे कल्प होता है और उसके सृजन होता है और फिर डिस्ट्रॉय होता है. द सन इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इट इज अ मिडिल एज स्टार. और इसके बाद अब वो डिस्ट्रॉय होगा. यू आर एग्जैक्ट. 4.5 बिलियन ईयर्स में आपकी एक्यूरेसी है. और ये मैं नहीं कहता, ये कार्ल सेगन कहते हैं, विच इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर. मैं कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं ना, भूरा और गोरा चाहिए, है ना. सो भूरा कहेगा तो नहीं सुनोगे, गोरा ने कहा है. तो ही सेज इट कि एज ऑफ ब्रह्मा इज सो एक्यूरेट. हाउ डिड दे गेट इट सो राइट? और ये 4.5 बिलियन साल सूर्य की आयु है और वो मध्य आयु का स्टार है, तारा है, और अब वो 4.5 बिलियन साल में मर जाएगा. ये बात तो हमें पिछले 50-60 साल बाद पहले पता लगी. बट ये चीज 3000 साल पुराने एक स्क्रिप्चर में कैसे एग्जिस्ट करती है. और ये भी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लिखा हुआ है. और आज से नहीं बोल रहे हैं. कल्प का कैलकुलेशन तो आप कहीं भी कर सकते हो. अब मैथमेटिक्स है कि एक कल्प यानी एक ब्रह्मा का आधा 12 घंटा कितना लंबा होता है. यू कुड डू दैट. नाउ इफ वी डोंट टेल आवर चिल्ड्रन कि नहीं पता मुझे कि ये कैसे आया, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन था, अब कैसे आया वो तुम खोज लेना. शायद डिस्ट्रॉय हो गया वो एविडेंस, लेकिन कहीं किसी साइंटिस्ट ने ही तो खोज करी होगी. हमारे बच्चों को नहीं पता है. मैंने पढ़ा है, आज भी बच्चे पढ़ते हैं कि लिबनिट्स ने बनाया बाइनरी सिस्टम, गॉटफ्रेड लिबनिट्स, बट नहीं पढ़ाया. फिबोनाची सीरीज पढ़ा आपने? फिबोनाची सीरीज के पहले पन्ने पर उसने लिखा था कि ये मेरा काम ही नहीं है, ये तो मैंने पिंगाल से सीखा. पिंगल ऋषि जो थे उससे सीखा. उनका मैंने किताब पढ़ी, उसको संस्कृत आती होगी या किसी से इंटरप्रेट कराई, मैंने उसका इंटरप्रिटेशन छाप दिया. अब उन्होंने वो पहला पन्ना तो उड़ा दिया और बाकी सब उसको फिबोनाची बना दिया. दैट इज यूरोपियन माइंड कॉलोनाइजेशन. तो यूरोपियन का जो रेनेसा है उसमें आधा काम तो हमारा है और हमसे सीख सीख करके वो लोग बना लिया. उन्होंने अपनी लैंग्वेज और अपने नाम से पेटेंट कर दिया उसको कि फिबोनाची सीरीज. कोई नहीं बोलता पिंगाल सीरीज. हम क्यों नहीं बोलते पिंगाल सीरीज? आप क्यों नहीं बच्चों को बोलते हो कि ये पिंगल सीरीज है, ये फिबोनाची सीरीज नहीं है? आप क्यों नहीं बोलते कि ये पिंगल नंबर्स हैं, ये लिबनिट्स के नंबर नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा नहीं है, पिंगल अलजेब्रा है, जिसका प्रमाण है आपके पास. मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप जो हम इमेजिनेशन में आप कहोगे कि नहीं वो पुष्पक विमान उड़ता था या नहीं उड़ता था. डोंट गेट इनटू दैट. उसमें तो बहुत मतलब फिर क्वेश्चनेबल है. करेक्ट. बट अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है. यू हैव रिटन, डॉक्यूमेंटेड, स्टडीड ओवर जनरेशंस. सबको पता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने बनाया, पणिनी का काम था. आपने ग्रामर, आप क्यों नहीं बोलते कि अंग्रेजी की ग्रामर का ओरिजिन ये है? We don't say that. सर न्यूमरल्स को हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, जबकि वो हमारे इंडियन यहाँ से बोलो. गए. हम तो बोले कम से कम इंडियन, तब तो अरेबिक बोलेंगे. हम ही उसको अरेबिक बोल देते हैं. हमारे से उठा के लेके गए राइट और उसको रीराइट कर दिया, अलजबरा बना दिया. हमारी बीजगणित को अलजबरा बना दिया, उसको अरेबिक न्यूमरल बना दिया. तो हम बीजगणित क्यों नहीं बोलते उसको? हम अलजबरा क्यों बोलते हैं उसको? वो तो उनके लिए था, यूरोपियंस के लिए. उनको वो भी नहीं पता था. सो बेसिकली यहाँ से नॉलेज जाती थी वेस्टवर्ड्स, अरेबिया में,
अरबिक कंट्रीज उसको ट्रांसलेट करती थी, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया थी, इंटरप्रिटेशन होता था, फिर उसी नॉलेज को वही जो मुस्लिम ट्रैवलर्स थे दे यूज्ड टू टेक इनटू यूरोप, तो यूरोपियन सीख गए। तो यहाँ से वन स्टेप्स एक पिट स्टॉप करती हुई इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुंची। सो एटलीस्ट वी शुड से इट यार, कोई और नहीं बोलता, हम तो बोले बीज गणित होता है। बोलो बच्चों को शर्म क्यों आती है बीज गणित बोलने में? अंग्रेजी में लिख दो बीज गणित, चलो इतनी अंग्रेजी अच्छी लगती है तो, बट हम नहीं लिखेंगे ना, हम नहीं लिखेंगे कि मुझे नहीं पढ़ाया किसी ने कि अलजबरा वाज नॉट अलजबरा, इट वाज बीज गणित, है ना? मुझे किसी ने नहीं सिखाया ये बात, क्यों नहीं सिखाई? मुझे अरबिक न्यूमरल, मैंने नहीं पढ़ा अरबिक न्यूमरल, अरे यार इंडियन न्यूमरल थे, बता तो दूँ, नहीं बताया आपने बुलियन सिखा दी मेरे को, बंगाल की खिचड़ी पका करके आपने बुलियन बता दी। लिबनेट्स पढ़ाया मेरे को, लिबनेट्स पढ़ाया, मैंने सब पढ़े, लिबनेट्स पढ़ा मैंने, बैबेज पढ़ा मैंने, लेडी अडा लवलेस पढ़ा, आप सब ने पढ़ा होगा ये कंप्यूटर अगर आपने लिया तो, है ना? फिर हरमन हॉलरिथ पढ़ा आपने, ये सब पढ़ा। इंडियन गायब कर दिया उससे, जो सबसे पहले जिसने शुरू किया उसको उड़ा दो। और उसने उस समय शुरू किया जब जीरो भी नहीं था, जीरो तो केम लेटर। उसने लघु और गुरु बड़ा छोटा करके बनाया। बैक देन जीरो वाज नॉट एन इमेजिनेशन, दैट केम आर्यभट्ट हैपेंस 1000 years later. But look at that man's brilliance. Right. He's able to create all this. Atomic theory हम बोलते हैं कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन और यूरोपियन थ्योरी है, ये सब इन सब की हम बात करते हैं। बट एटॉमिक थ्योरी वाज आल्सो इंडियन। हाँ, इट टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन ब्रेक समथिंग एंड देन ब्रेक इट मोर एंड ब्रेक इट मोर, वो डस्ट बन जाएगी। डस्ट को भी आप ब्रेक कर सकते हो और फिर वो डस्ट इतनी छोटी बन जाएगी कि आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप ब्रेक करते 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 इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। और वो एक अणु होगा। इट इज रिटन, इट इज देयर, दिस इज एटम। एटम यही था, अनब्रेकेबल है। एटम अगर आपने ब्रेक किया तो फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाएगा, फिर इट्स नो लॉन्गर यूनिक, इट्स नो लॉन्गर डिस्टिंक्ट। सो इट इज देयर, इट इज ऑल देयर। इट्स अनफॉर्चुनेट, राइट? अब ये है कि थोड़ा थोड़ा लोग यूज़ कर रहे हैं। इट्स गुड टू सी योगा स्टूडियोज कमिंग ऑल ओवर इंडिया, और एटलीस्ट जब योगा स्टूडियो होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंडियन म्यूजिक बज रहा होता है, कुछ ना कुछ अगरबत्ती जल रही होती है, तो लगता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ तो एक्नॉलेजमेंट है इंडिया का। ये नहीं कहते कि अमेरिकन है या यूरोपियन है, उतना चोरी नहीं कर पाए, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 10 साल में ये आयुर्वेद भी खाएंगे और ये योग भी करेंगे और ये हमारी मैथमेटिक्स भी करेंगे। So that's interesting. In fact, even quantum computing में पिंगल का जब बनेगी quantum computing, तो पिंगल should be acknowledged. There's a lot of theories which rely back on him. It's amazing. See, this was a very unique country. कोई war नहीं होता था, कभी सूखा नहीं पड़ता था, कभी कुछ बारिश का तूफान नहीं, ज्वालामुखी नहीं फटता था। भूकंप भी बहुत लिमिटेड ही नॉर्थ इंडिया में कुछ पार्ट्स में आता है, साउथ इंडिया तो बहुत स्टेबल है। हिमालय प्रोटेक्ट करते हैं इधर, और इस साइड भी हिंदू कुश एंड ऑल दोस माउंटेन, सो वी आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। नदियाँ ही नदियाँ हैं, पानी ही पानी है, कोई दिक्कत ही नहीं था। तो क्या करोगे आप कल्चर में इन्वेस्ट करोगे ना, करेक्ट। आप नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे, आप कलर्स में इन्वेस्ट करोगे, आप ब्यूटीफुल आर्ट बनाओगे, क्राफ्ट बनाओगे, नॉलेज क्रिएट करोगे, ओरिजिनल थॉट क्रिएट करोगे, बुक्स बनाओगे, वेद बनाओगे, क्योंकि आपके पास बेसिक्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द नेचर। राइट। अंग्रेज़ों को तो समर में वो पटेटो खाते थे और विंटर में पटेटो खाई हुई भीड़ को खाते थे। जो भीड़ पटेटो खाती थी उसको विंटर में खाते थे और समर में पटेटो खाते थे। देयर स्ट्रगल वाज खाना कहाँ से मिलेगा? सो विल यू सर्वाइव टिल नेक्स्ट ईयर? सो दे वर एट अ वेरी प्रिमिटिव लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। एंड नेचर वाज वेरी काइंड टू अस, और इसीलिए हमने हज़ारों साल तक सभ्यता चलती रही, नॉलेज ट्रांसफ़र होती रही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। कोई ऐसा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव नहीं आया कि उठा करके पूरा कल्चर ही कॉपी रिप्लेस कर दिया उसको, वो नहीं हुआ कभी। यूरोपियन के साथ तो हुआ, इनकी रिलीजन अलग थी, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर उसके ऊपर प्रोटेस्टेंट्स आ गए, तो दे वेंट थ्रू साइकिल्स ऑफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन। सो पिछले नए कल्चर ने पिछले कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। हमारे यहाँ वो हो नहीं पाया, हालांकि मुगल्स ने कोशिश करी इस बात की, और फिर ब्रिटिश ने करी, मैकॉले ने करी, लेकिन एग्जैक्टली वो हुआ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल प्रिजर्वेशन वाज इनग्रेन्ड इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि हम रिलीजन नहीं है, हम धर्म है। Which is also why, right? Which is also why like वो रिटर्न के जगह ओरल ट्रांसमिशन पे इतना it was a backup. Yeah. ऐसा नहीं है कि हम एंटी रिटर्न थे, but we also created a backup of oral. Right. कि याद भी रखो, and there's a particular class of people जो याद रखेंगे,
और इनको पेमेंट देगा स्टेट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर पेमेंट, द स्टेट विल पे यू. जैसे एकेडमिशियंस को मिलती है ना आजकल फेलोशिप और टेन्योर एंड ऑल दैट. तो आपका काम है आप सिर्फ नॉलेज को प्रिजर्व करो और उसको बढ़ाते जाओ. रिटर्न में भी इसलिए जला डाला सब, तो काफ़ी कुछ तो खो गया लेकिन बहुत कुछ नहीं खोया. और रेप्लिकेशन कॉपीज करी हमने, क्योंकि वी हैड जो शंकराचार्य जिन्होंने पूरे देश को इंटीग्रेट किया, इसलिए नॉलेज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई. तो एक जगह डिस्ट्रॉय करते थे, दूसरी कॉपी एग्जिस्ट करती थी. सो वी ऑल्सो डिड दैट. तो इसलिए वी हैड अ वेरी, एंड बिकॉज नॉलेज बिकेम अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. राइट. बिकॉज रिलीजन नहीं था, धर्म था ना, तो दैट बिकेम अ बेसिक वैल्यू ऑफ योर लाइफ. सो दैट्स व्हाई नॉलेज टू सम एक्सटेंट वाज प्रिजर्व्ड. टू सम एक्सटेंट इट माइट हैव बीन लॉस्ट. नाउ द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो कि व्हाट इज लॉस्ट. राइट. जो लॉस्ट हो गया वो तो लॉस्ट हो गया, अभी क्या पता क्या गया, है ना. सो मे बी देयर वाज मोर थियोराइजिंग, मोर एक्सप्लेनेशन. मे बी एज ऑफ ब्रह्मा के अलावा और भी चीज़ें थी. ना सिर्फ आप सूर्य की आयु और उसकी लाइफ स्पैन कर सकते थे, मे बी आप पूरे ब्रह्मांड की कर सकते थे. सो अलॉट वुड हैव बीन लॉस्ट. थैंकफुली ऋग्वेद बच गई. तो ऋग्वेद के खिलाफ तो मैकॉले ने तो संघर्ष ही किया था कि वेद तो सबसे बुरे हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छे थे. तो सबसे पहले तो उन्हीं के पीछे पड़ा, इन्हीं को ख़त्म करो पहले. नहीं कुछ हुआ तो फिर दे ब्रॉट इन द आर्यन इन्वेजन थ्योरी. हाँ, मतलब कुछ भी नहीं हो, आर्यन इन्वेजन है, देश तोड़ दो, कि आधे तो तुम्हारे भारी हैं, आधे इधर है. अब मैं तो उल्टा बोलूंगा, मैं कहूँगा यहाँ से लोग बाहर गए. हाँ. और विच इज़ मोर लाइकली. इसका उसका तो एविडेंस भी है ना, हमें कितने जगहों पे मिलती है. जर्मन भाषा में संस्कृत का व्याकरण है और शब्द भी. इनफैक्ट हिटलर स्वस्तिक का निशान यूज करता था, उल्टा था वो, लेकिन स्वस्तिक का निशान ही यूज्ड. उसका नाजी पार्टी का सिंबल में स्वस्तिका है. स्वस्तिका बोलते नहीं हाकेन क्रूज. Swastik. It was called swastik. So I don't know what is this. But in German it's called Hakenkreuz. I'm not sure what it's called, but they used to call it in colloquial language. They used to call it swastika. Okay. So there's a lot of German language के शब्द और उनका व्याकरण संस्कृत से मेल खाता है. So there's ample evidence to suggest that it is likely that there was knowledge which flowed from India into Germany and most of Europe henceforth. Right. So आई थिंक उल्टा हुआ होगा. और मे बी लोग नहीं गए होंगे, मे बी जस्ट कुछ ट्रैवलर्स गए होंगे और सिखाया होगा. बिकॉज जिस जगह से ओरिजिनेशन हुआ होगा, बिकॉज वी वर अ पीसफुल कंट्री, सो हमारे यहाँ तो बढ़ता गया नॉलेज, उनके यहाँ वहीं पे अटक गया. इसका मतलब कि यहाँ से वहाँ गया और अटक गया, और यहाँ पे तो सब महारत थी तो वो बढ़ता गया. सो इट इज़ मोर लाइकली दैट इंडिया डिड सॉर्ट ऑफ टीच द वेस्ट. राइट. और वी हैव सम पीपल हु वेंट देयर. तो इन्वेजन तो हम नहीं करेंगे. आई डोंट थिंक वी आर इन्वेडर्स. दिस इन्वेजन वाला टॉपिक, बिकॉज हमने बात की कि इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ से है, वो भी डिस्कस किया. एंड नाउ वी नो कि इंडिया इज़ ग्रोइंग, एंड इस ग्रोथ से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी है. बहुत सारे कंट्रीज जिन्हें प्रॉब्लम होगी. एक फिलोसफी है इंडिया की, विश्व मित्र फिलोसफी, वेर इन वी से कि हम पूरी दुनिया के मित्र बन के रहना चाहते हैं. बट देन जब एक पावर आपके पास में आ जाती है एंड आप ग्रो करने लगते हैं, एक्सपेंशनिज्म कम्स एज अ नेचुरल थॉट. बिकॉज हमने एंशिएंट टाइम से देखा है, ग्रीक्स हो, रोमन्स हो, कोई भी हो, इनफैक्ट चाइना अभी, एक्सपेंशनिज्म वो आपके अंदर एक थॉट आ ही जाता है जब आपके पास में पावर आता है. वाई वोंट इंडिया इन्वेड अदर कंट्रीज अगर इंडिया के पास में उतना पावर आ जाता है? 3 कारण है. पहला तो ये कि इतिहास प्रमाण है कि हमने ऐसा नहीं किया. हमने जब भी एक्सपेंशनिज्म किया, हमने कल्चरल एक्सपेंशनिज्म किया. फॉर एग्जाम्पल अशोक के टाइम पे अशोक ने अपने खुद के बच्चों को भेज करके एक पीसफुल कल्चरल एक्सपेंशन किया. इसीलिए अंकोर वाट बनता है कंबोडिया में, इंडोनेशिया, बाली में. आप देखिए इंडियन कल्चर कितना है. और पूरे विश्व में जो उस समय का जितना भी जा सकते थे, दे डिड द कल्चरल एक्सपेंशन. वी डोंट बिलीव इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन. वाई? बिकॉज वी डोंट नीड टेरिटरी, वी डोंट नीड रिसोर्सेज. सब कुछ तो है हमारे पास. आपको क्या करना है, क्यों जाना चाहते हो? अमेरिका ने मिडल ईस्ट पे अटैक क्यों किया? मैं मिडल ईस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है अमेरिका का? ऑयल, एनर्जी. एग्जैक्टली. ठीक है. सो एनर्जी एंड एक्सेस है ना. या तो फूड के लिए आप करते हो. पहले ज़माने में तो शुगर केन के चक्कर में लोग एक दूसरे पे कब्जा करते थे, वो भी एनर्जी थी, क्योंकि घोड़े को आप खिलाते थे चीनी. फिर पेट्रोल आ गया तो फिर पेट्रोल के लिए करने लगे. अब किस लिए करेंगे? वॉट एवर इज द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी. डू वी हैव एन इंसेंटिव? वी हैव थोरियम, इनफ ऑफ इट, आई टोल्ड यू. राइट. वी आर ऑल्सो ऑन द मून. अगर मून से कुछ एनर्जी के मिनरल जैसे हीलियम 3 मिलेगा तो वी आर वेरी मच एट द फोरफ्रंट ऑफ इट. तो हमारा एक्सपेंशन था आउटर स्पेस में. दैट इज आवर टारगेट. ये तो टारगेट ही नहीं है अर्थ हमारा, क्योंकि हमारे पास जो है, अगर हम उसी को कन्वर्ट कर दें वेल्थ में, या एनर्जी को में कन्वर्ट कर दें थोरियम को, तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वी हैव अ ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन. वी हैव ऑल द 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स विच कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट. सब कुछ है हमारे पास.
We have more than sufficient food. We can solve our water crisis by recycling. We will solve our pollution crisis by clean energy, by whatever way we do it. We don't need more place to live, which Hitler ने expansion तो वो बोलता रहा कि living space चाहिए मेरे को, मतलब मेरा घर छोटा है. That can be solved now. India is creating multi-story buildings. There's so much uninhabited India which you can live in. India has no logical reason to expand. Right. Never had it. India doesn't have a philosophical reason to expand because we do cultural expansion. जो हम आज भी कर रहे हैं, हम योग को बाहर भेजते हैं, है ना? हम अपने experts को बाहर भेजते हैं, तो अपने आप ही वो कहते हैं आ जाइए please come. We need Indians. You know, I met the king of Bahrain and he said, and I remember his quote. He said, "India made my country. India made my country. It's Indians who have made my country, especially the Malayalis, the Keralites, but वो भी तो Indians ही हैं, right? Correct. So Indians made my country. So India can expand in a peaceful manner in this way. African countries को हम देखिए अभी G20 में we created a bloc, Yeah. by which we have influence over Africa now, and it's a good influence. वो हमारे लोन के डर में नहीं है हमारे साथ, जैसे जो चीन के साथ है. वो हमारे हथियार के डर के नहीं है जो अमेरिका के साथ है. वो इसलिए है क्योंकि जो आपने पहला शब्द बोला, विश्व मित्र हैं. They see us as a friend and not as a subjugator. Right. There's trust, क्योंकि हमने उनको कोरोना की वैक्सीन भेजी, हमने उनको मास्क भेजे, हमने अपना हिस्सा काट के भेजे. दुनिया में कोई देश में अगर प्रधानमंत्री ऐसा करता तो उस प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर देते हैं वो लोग, चाहे जितना पावरफुल होता. जस्टिन ट्रूडो को एक आदमी पे 7 वैक्सीन खरीद डाली, तब भी लोग उसको गाली दे रहे हैं. हमारे यहाँ सरकार ने अपने हिस्से की वैक्सीन दूसरे देशों में भी बांटी, कुछ हिस्से की, जबकि हम क्राइसिस से गुजर रहे थे. लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि तख्ता पलट करते हैं, ये तो विदेशी एजेंट हैं, ऐसा है वैसा है. बिकॉज गिविंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द वीक इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. Right. आपने ये बात सोची कभी? क्यों नहीं देश में लोग खड़े हो गए कि ये तो, और लोग आवाज़ें उठी थी कुछ लेकिन तवज्जो ही नहीं दिया किसी ने. नो बडी पेड अटेंशन टू दिस बिकॉज ये तो सेंसिबल है यार. कोई बात नहीं, आप कोई बहुत नीडी है तो आप नीडी को पहले देते हो ना, तो वो बहुत नीडी है, उनको कोई और हेल्प नहीं कर रहा है, आप बना लोगे वैक्सीन, थोड़ा समय जाना लगेगा, थोड़ा सा उनको भी दे दो. दैट कल्चर वर्सेस कैनेडियन कल्चर वेयर यू पुट 7 वैक्सीन फॉर एवरी पर्सन एंड देन इस आप तुम किसी को नहीं देंगे. 7 वैक्सीन मेरी है, लगानी आपको 2 है, एक लगाओगे, एक बूस्टर शॉट लगाओगे, आप वैसे भी 5 बर्बाद करोगे, लेकिन आप किसी को देना नहीं चाहते बिकॉज सेल्फ प्रोटेक्शन इज अबव एवरीथिंग एल्स. और उसी का नतीजा ये है कि द वेस्ट इज डिक्लाइनिंग, चाइना हैज नो ट्रस्ट इन द वर्ल्ड. China is imploding. चाइना anyway. को पास तो मतलब कोई सोशल कैपिटल ही नहीं है उसका. चाइना नोबडी ट्रस्ट्स. इंडिया इज बिकमिंग एज अ ट्रस्टवर्दी कंट्री जिसको अफ्रीकन ट्रस्ट करते हैं, Right. जिसको सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं. In fact, Emerging I've world. heard this about India and when comparing with China, China कहीं पे भी जाता है कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ से लोग आएंगे, वो डेवलप करेंगे, आपके यहाँ पे हम मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे. वेराज इंडिया जब जाता है, इंडिया से इसकी ठीक है हमारे यहाँ से सुपरवाइजर्स आएंगे, बट एम्प्लॉयमेंट हम आपके लिए जनरेट करेंगे, विच इज़ वाई पीपल लव इंडिया, अदर कंट्रीज लव इंडिया. Yeah, so no, it's the Indian way now. So that's why we not invasion, subjugation is not our culture. वो उससे और अब कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि नाउ द न्यू वर्ल्ड, आप पानी से हाइड्रोजन प्योर फ्यूल क्रिएट करोगे, पानी सबके पास है. टेक्नोलॉजी इज द बिग थिंग. थोरियम आपके पास खुद ही है, तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. नॉलेज इज अ सुपर पावर, और नॉलेज ऐसी चीज़ नहीं है जिसको किसी के यहाँ घुस जाओ, आप उसका टेरिटरी ले लो, तो आपको नॉलेज थोड़ी ना उसकी ले लोगे आप नॉलेज तो खुद बनानी पड़ेगी. करेक्ट. और वो पीसफुल तरीके से ही होगी. तो मुझे तो लगता है कि ओवर टाइम वर्ल्ड हैज़ टू बिकम मोर पीसफुल, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्रीज अगर पानी से, देखो हमने हाइड्रोजन पहला अपना, इनफैक्ट एक पुराने पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि इंडिया विल बिकम द हाइड्रोजन फ्यूल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो काफ़ी लोगों को लगा कि ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फेंकने वाली. बट अ फ्यू डेज अगो इंडिया स्टार्टेड कमिशनिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स. 6 महीना लगा बस, एंड वी आर बिकमिंग by the end of next year will become the leader in hydrogen fuel. फिर जरूरत ही नहीं है पानी से आप निकालो, पानी से आप फ्यूल निकालोगे, हाइड्रोजन फ्यूल निकलेगा भी पानी, फिर उसे दोबारा निकाल लो हाइड्रोजन फ्यूल. सो पानी में तो आप पानी से हाइड्रोजन फ्यूल निकालो, उसको जलाओ, पानी निकलता है, फिर उससे फिर हाइड्रोजन फ्यूल निकालो. तो ये तो एंडलेस साइकिल है, बस आपको उसमें बिजली देते रहनी है. वो बिजली आप थोरियम से निकालो, सोलर से निकालो, जैसे भी करनी है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट. बाकी तो अर्बन क्लीन हो जाएगा. 10 साल में दिल्ली में पोल्यूशन विल कम अंडर वेरी नॉर्मल लिमिट्स, विल गो बैक टू 1980 के टाइम का पोल्यूशन. सो ये सब हील हो जाएगा, और सारे देश साइकिल से निकले हैं.
हम लोगों को लगता है ना कि ये बहुत बुरा साइकिल है. जिस सभा में जाओ आप दिल्ली में, पहला सेंटेंस होता है दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. भाई बीजिंग भी दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी थी, न्यूयॉर्क भी थी, पेरिस दुनिया का सबसे गंदा शहर था, और लंदन की टेम्स जो रिवर है उसमें सूरज की बदबू आती थी. वेस्ट में जो उनका वो है पार्लियामेंट, वहाँ पे आप बैठ नहीं सकते थे क्योंकि नदी से इतनी बदबू आती थी. बट दिस इज द साइकिल ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट यू डेवलप एंड देन यू क्लीन. और अब हम क्लीनिंग फेज पे जा रहे हैं. ओके. एंड हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है. कोई ये नहीं कहता कि दिल्ली में आजकल पोल्यूशन कम है. पोल्यूशन कम हो गया है, तो वो कम हो जाएगा धीरे धीरे. सो वी, इसलिए मतलब आई डोंट थिंक हैड एनी गुड रीजन टू. वी आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, वी हैव टू इन्वेस्ट मोर इन नॉलेज. बस इतना करते रहना चाहिए. नॉलेज क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजी और यंग पीपल के माइंड और स्किल्स के डेवलपमेंट और उनमें पॉजिटिव थॉट्स इज ऑल यू नीड टू इन्वेस्ट. अदरवाइज दिस पीपल आर वेरी ब्रिलियंट. सब अपना ख्याल रख लेंगे. बस पॉजिटिविटी रहे. So this might be a little personal question. Why are you not my PM? मतलब because you have so much knowledge and ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ knowledge है, you also have solutions for those things. तो why मतलब That's a very astronomical question. Why you're not my PM? See, this country has a great PM. no, but do you have like that ambition कि किसी दिन बनना है उस level पे? I don't know whether, see, I am doing it in the sense, I think working for the country and the people and working for the betterment of our institutions, working for the empowering of our youth is definitely a part of my agenda. It's still going on. As of now, I don't see the reason to discharge this via a political role. But at the end of the day, we all will change, right? So, abhi to I'm doing it in my own institution's capacity, in meeting people like you. So each one of us playing that role. You're also playing that role. I'm also playing that role. Now, will this role be permanent? Will this be the only path by which you will impact your country in your lifetime? I can't say that. There are two things. One is what you want to do, and second is how do you do it. So what I guess you also want to do is to enlighten young people. I also want to do that. We want to create good policy space. We want to bring in the best of technology for the nation's growth and benefit of the world. This can be done in multiple roles. Now you can run institutions like I am doing right now. You can run a podcast like you're doing right now. And tomorrow there may be an opportunity for you and I or both of us to actually do this through the political route. And we should be open to it. In a democratic country, young people should be open to the idea. But why are young people not joining the politics? ऐसा नहीं है, they are joining politics. थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दो प्रॉब्लम्स डोमिनेंट है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, आई थिंक, एंड दैट विल बी सॉल्व्ड बाय technology. For example, your channel, right? You've grown to lakhs of people who are listening to you, and it could be done in a much more economical manner. 1 लाख की भीड़ जुटाना वैसे बहुत महंगा होता, लेकिन ऐसे आप कर सकते हो. Of course, if you are talented enough, you'll do it. So it will become eventually public. Reaching out to public will become easier with cheaper internet, with things like being able to talk to people with technology in some sense. But you have to talk sense, of course. The second problem which I see in the Indian politics is nepotism. Indian politics, democracy and India is a republic. What does it mean? Republic का अर्थ होता है कि जन्म कहाँ हुआ उसके, आप अगर राजा के पुत्र हो तो आप राजा नहीं बनते, है ना. आप राजा की पुत्री हैं तो आप राजकुमारी नहीं बनते हैं. आपको खुद राजा बनना पड़ता है शुरू से. Right. The idea of democracy makes sense only if there is a republic in your society. Political class में the idea of republic is slightly questionable, है ना. कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा है, सिनेमा में तो completely non-republic है, but political class में भी there are a lot of people who are coming because generational है. So that is happening, and that I think is discouraging a lot of younger people from entering into politics. आप मेहनत करोगे, आप talented हो, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा ideas अच्छे हैं, आपके पास public support है, but then somebody is injected into the system because their father or their mother was a politician, good politician, but nevertheless they didn't earn it. It's their papa and mummy who did it. So ये जो है, that is very discouraging.
आई थिंक और इसको कभी कोई इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन नहीं है, यू कांट बैन इट, दे हैव टू फाइट द सेम बैटल एज यू हैव टू, दैट्स ऑल वी कैन इंश्योर. राइट. हाउ डू यू इंश्योर दैट वुड बी अ क्रिटिकल चैलेंज. तो ये इस चीज़ को रिजॉल्व करना is a responsibility, I think, of every politician and every citizen who believes in the idea that we are best served as a democracy if we are a true republic. So ये true republic बनाने का जो idea है, that is something. So democratically, India is a very democratic country. Is India truly a republic country? That we need to work on. Yeah. And this will always be a conflict. ये सब हर जगह इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है. अब यूएस में भी देखिए, बुश फैमिली है, क्लिंटन फैमिली है, फैमिली ही लड़े जा रही हैं. मतलब करेक्ट. बुश के तो एक गवर्नर है, 2 राष्ट्रपति निकल गए उसी फैमिली से, 2-4 और निकले होंगे जो पता नहीं है मुझे. क्लिंटन में वो ऑलमोस्ट राष्ट्रपति 2 बार बन गई, उनकी वाइफ ही राष्ट्रपति बने जा रही हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी मस्ट एज अ नेशन एंड सिटीजन्स, स्पेशली यंगर पीपल, शुड बी अवेयर ऑफ इट. सेलेक्ट पीपल and support people based on what they are, not Right. what their खानदान had been doing. It doesn't matter. कलाम साहब तो कोई खानदानी नहीं थे ना, तो खानदानी थोड़ी ना है तो कि उनके पिताजी भी साइंटिस्ट थे तो हम भी साइंटिस्ट हैं. That doesn't work that way. We have to do away with that. ओके. सो थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए. आई फील यू आर वन गेस्ट जिनको हम बार बार लाना चाहेंगे पॉडकास्ट पे, बिकॉज मेरे पास में पूरा एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जिस पे हमें बात करनी थी और हमने कुछ भी बात नहीं की है. हमने कम्प्लीटली ऑफ द टॉपिक उन चीज़ों से हट के बात की एंड बहुत मीनिंगफुल बात की. एंड यू वो ब्रिलियंट विथ एवरीथिंग. एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुझे आंसर्स दे रहे थे, यू वर ऑल्सो गिविंग मी सोल्यूशंस, जो कि यूजुअली लोग नहीं करते. तो आई हैड सो मच फन इस कॉन्वर्जेशन को करने में. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिली, आई होप सो लोगों को भी मिली होगी. बट आई वुड लव टू लर्न दिस फ्रॉम यू कि आप इतनी सारी चीज़ें अडेप्ट कैसे करते हो. हाउ डू यू लर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स. I am very happy to be with you, and I have seen and followed your podcast, and you are a brilliant young man. I wish you the very best. I think the role which you are playing is extremely important, because जो लोग आपको सुनते हैं वो ज़िंदगी में आपसे कुछ सीख करके शायद कुछ नया करने का जज्बा, आइडिया और इच्छा शक्ति तीनों डेवलप कर पाएँ. राइट. And I wish not just you but also all your audience and all your crew and team the very best. Thank you so much, sir. Look forward to seeing you again. Yeah, Chalo, same bye. here. Namaskar.